कोई चेस्ट पेन ही होगा तो हार्ट अटैक होगा, या ऐसे लोग जिन्हें कोई रिस्क फैक्टर नहीं है उन्हें भी हार्ट अटैक सडनली हो सकता है? सो मेनी ऑफ दीज पीपल जो कि आप सडनली कार्डियक अरेस्ट हुआ, दे मे नॉट हैव बीन फिट। कोई भी स्मोक करता है ना, कहता है जिमिंग करता हूँ, ये करता हूँ, डाइट का ख्याल रखता हूँ, बस 6-7 सिगरेटें पीता हूँ और कुछ नहीं है ना। इसे 6-7 सिगरेटें और कुछ नहीं। महिलाओं की भी सबसे बिगेस्ट किलर इज हार्ट डिजीज एंड हार्ट अटैक्स। हार्ट बीट रुकी तो फिर मामला खत्म? क्या कुछ उसके बाद कुछ सेकंड्स, कुछ समय मिलता है जब एक हार्ट बीट रुकती है? कुछ मिनट होते हैं जिसमें कि अगर हम हार्ट को रिवाइव ना करें तो पूरी बॉडी में इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है, क्योंकि बॉडी का ब्लड खत्म हो जाता है। हमारी हर बीमारी की जड़ एक सिंगल फैक्टर, वो हाई ब्लड प्रेशर है। जिन्हें पता नहीं कि हाई बीपी है या नहीं है, उन्हें ऑन एन एवरेज कब और कितनी बार अपना बीपी चेक करना चाहिए? सो ये तो क्लियर है कि बीपी आपका हर साल एक बार चेक हो जाए, राइट फ्रॉम द एज ऑफ 20। 80% जो अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है वो स्ट्रोक से मर रहे हैं, वो हार्ट अटैक से मर रहे हैं, वो किडनी फेलियर से मर रहे हैं, जिनको पता भी है कि उनका बीपी हाई है और जो दवा भी ले रहे हैं। हाई बीपी हो तो सिम्टम 20% लोगों को ही होता है। ब्रिस्क चलने में आप एक ही सेंटेंस बोल पाते हो तो इसका मतलब सही स्पीड पे चल रहे हो, बट जस्ट बाय दैट आपने अपना हार्ट अटैक का रिस्क 25% हो सकता है, सिर्फ ब्रिस्क वॉकिंग। किन लोगों को कोलेस्ट्रॉल के लिए 6 महीने में एक इंजेक्शन लगा लेना चाहिए? स्टैटिन्स बहुत सालों से चल रही हैं, एक सस्ती दवा है। हम चाहते हैं कि ट्राइग्लिसराइड की लेवल जिनको हार्ट डिजीज है 150 से नीचे। आज हम बात एक ऐसे ऑर्गन की करेंगे जिसका ख्याल सबसे ज्यादा रखने को कहा जाता है और उसे आमतौर पर इमोशन से जोड़कर लिखा जाता है। आप समझ चुके होंगे वो ऑर्गन है दिल, यानी कि हार्ट। वैसे तो उसका काम सिर्फ खून को पंप करना और हमें चलाए रखना है, लेकिन क्या वजह है कि जब ओवरऑल हेल्थ की बात होती है तो सबसे पहले हार्ट हेल्थ को इंपॉर्टेंस दी जाती है। दिल धड़कना बंद हुआ तो क्या जिंदगी खत्म हो जाती है? दिल में अगर कोई बीमारी या कोई खतरा है जैसे कि हार्ट अटैक, तो क्या उसका पहला संकेत सिर्फ और सिर्फ चेस्ट पेन होता है? क्या महिलाओं का दिल पुरुषों के मुकाबले ज्यादा प्रोटेक्टेड होता है? आपके मन में दिल को लेकर रोजमर्रा के जितने सवाल होंगे जो आपको इस वजह से चिंता में डालते होंगे कि अगर मुझे अपनी हार्ट हेल्थ का ख्याल रखना है तो क्या क्या चीजें करनी है और क्या नहीं करनी। आज एक एक करके पहले मिथ्स को भी डिकोड करेंगे और आपकी हार्ट हेल्थ की टिप्स भी आपको देंगे। इन सभी सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ डॉक्टर अशोक सेठ हैं, जो 42 साल से लंबे समय से कार्डियोलॉजी की ही प्रैक्टिस कर रहे हैं और फिलहाल फोर्टिस हार्ट एस्कॉर्ट्स इंस्टीट्यूट के चेयरमैन भी हैं। लंबे समय से तो सर आप यहाँ से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन आप जहाँ भी रहे, आपका जो प्राइमरी काम रहा है वो दिल को संभालना ही रहा है। बिल्कुल, थैंक यू पूजा। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करने को। हाँ, दिल को संभालने का ही है, दैट इज ट्रू। तो अगर मैं ऐसे लोगों की जानकारी के लिए पूछूं कि इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है? ऐसे तो हमें लगता है बस ब्लड पंप करने का काम है, इमोशन से भी कोई लेना देना है क्या दिल का? हर तरीके से लेना देना है, बट अगर हम हेल्थ की बात करें तो यही तो एक है हमारा पंप जिससे हमारी जानें चल रही हैं। ये हार्ट, सोचिए कि ये अगर बीट नहीं करता तो हार्ट रुक जाता है तो लाइफ खत्म हो जाती है। तो ये एक इंजन है, यही एक सोर्स है पूरी ब्लड सप्लाई का पूरी बॉडी के लिए। और भगवान ने क्या चीज़ बनाई है, देखिए कि कहते हैं कि हार्ट 80 टाइम्स पर मिनट बीट करता है और ये एक पंप है जो कि 5 लीटर ब्लड पर मिनट बॉडी को देता है। 5 लीटर ब्लड, तो इतना एफिशिएंट टाइम्स, हाँ, इतना एफिशिएंट ऑर्गन है। तो एक दिन में तो ये 1 लाख बार बीट कर रहा है। एक साल में ऐसा इंजन जो कि सोचिए कि 365 लाख 3.65 करोड़ टाइम बीट कर रहा है। और अगर हम अप्रोक्सीमेटली सोचे कि हमारे 80 साल की एवरेज जिंदगी में इसने तो 350 करोड़ बार बीटिंग की, हार्ट बीट की। अब आप देखिए कि कैसा ये ऑर्गन है जो ऊपर वाले ने दिया, जिससे हमारी जिंदगी चल रही है। इसीलिए तो ये दिल का हाल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है हर चीज में। जो आप कह रही हैं कि हेल्थ के लिए तो है ही, अपने इमोशंस के लिए भी जी, अपने अफेक्शंस के लिए भी, बिल्कुल, बिकॉज इसी की वजह से हर एक की जिंदगी और हर एक की लाइफ चल रही है। तो ये कनेक्ट एक है, ये कनेक्ट तो है। तो सोचिए एक ऐसा ऑर्गन जो 1 सेकंड से ज्यादा स्पीड से बीट कर रहा है, अगर 1 मिनट में 80 बार कर रहा है तो 60 सेकंड के ऊपर चला गया, और जो कंटिन्यूअसली बिना रुके काम कर रहा है उसका ख्याल रखना कितना इंपॉर्टेंट होगा। एक बात आपने सर कही कि हार्ट बीट रुकी तो फिर मामला खत्म। क्या कुछ उसके बाद कुछ सेकंड्स, कुछ समय मिलता है जब एक हार्ट बीट रुकती है? हाँ,
वो तो टाइम मिलता है, और उसी को कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। जो आपने सुना होगा, कंफ्यूजन होता है लोगों की कि हार्ट अटैक है या कार्डियक अरेस्ट है। जब हमारा हार्ट किसी वजह से रुक जाता है, और वो रुकने की वजह कई हो सकती है, हार्ट अटैक भी एक वजह होती है, बट कई अरिथमियाज होते हैं, कई इरेगुलर हार्ट बीटिंग होती है, वीक हार्ट्स ऐसे होते हैं, कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से हार्ट सडनली रुक जाता है और एकदम रुक जाता है। उस रुकने से हमारे पास कुछ मिनट होते हैं जिसमें कि बॉडी की ब्लड सप्लाई रुक गई है, और कुछ मिनट होते हैं जिसमें कि अगर हम हार्ट को रिवाइव ना करें तो पूरी बॉडी में इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है, क्योंकि बॉडी का ब्लड खत्म हो जाता है। तो ब्रेन एक पहला ऑर्गन है जो कि अफेक्ट होना शुरू हो जाता है, और ब्रेन के पैरालिसिस सब कुछ, इनफैक्ट ब्रेन की सप्लाई खत्म हो जाती है। और जो नेक्स्ट हार्ट के बियॉन्ड ऑर्गन है, जिससे हमारी पूरी बॉडी चल रही है, जिसकी वजह से हम बोल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे हाथ मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम स्माइल कर रहे हैं, जिससे हमारी आवाज़ निकल रही है, वो ब्रेन है। वो ब्रेन है, राइट। तो जहाँ ब्रेन की सप्लाई खत्म हुई तो हमारी जिंदगी खत्म होनी शुरू होगी। हार्ट की सप्लाई की वजह से ब्लड सप्लाई रुकी और हमारा ब्रेन इफेक्ट होना शुरू किया। हमारे पास चंद मिनट होते हैं कि ब्लड सप्लाई को रिस्टोर किया जाए। ओके। और अगर वो कुछ चंद मिनटों में नहीं रिस्टोर हुई ब्लड सप्लाई, हार्ट वापस नहीं बीट करना शुरू किया, तो बॉडी इरिवर्सिबल डिस्ट्रक्शन में चली जाती है, जिसको रिवाइव करना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद तो किडनी फेल, पूरी बॉडी फेल हो जाती है, और कुछ ही मिनटों में फिर वो डेथ की सिचुएशन आ जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं, जब आपने सुना होगा कि कार्डियक अरेस्ट है, कोई कोलैप्स हो गया, तो लोग वीडियो बना रहे होते हैं, और उस मौके में अगर कोई उनको कार्डियक रिससिटेशन दे देता या बेसिक रिससिटेशन देता, तो शायद वो हार्ट कुछ ही मिनटों में वापस आ जाता, और वो पर्सन जो कि कोलैप्स हुआ था वो रिवाइव होके जी सकता था। आम लोगों की समझ के लिए मैं यहाँ एक सवाल पूछती हूँ आपसे। मान लीजिए ये सिचुएशन हॉस्पिटल में आई या फिर कहीं घर में या किसी रैंडम जगह पर आई, दोनों जगह काम सेम ही रहेगा? मोर और लेस, क्योंकि कार्डियक रिससिटेशन जो हम कहते हैं वो कार्डियक अरेस्ट के लिए होता है, जिसमें कि हार्ट स्टॉप हो गया। हार्ट स्टॉप पे मैंने कहा कि चंद ही मिनटें हैं। हर एक व्यक्ति को, स्पेशली जो रिलेटिव्स हार्ट पेशेंट के हैं, उनको बेसिक कार्डियक रिससिटेशन आना चाहिए कि कैसे हम घर में भी, अगर हमारे कोई रिलेटिव या हम शॉपिंग मॉल में हो और कोई और व्यक्ति कोलैप्स कर जाए हमारे सामने, तो हमारे पास जो मिनट हैं उनको हम कैसे रिवाइव कर सकते हैं। अस्पताल में तो पूरी टीम्स होती हैं, कोई भी कोलैप्स होता है तो यहाँ पे एक कार्डियक अरेस्ट का इमीडिएटली कॉल आ जाती है, जिसमें कि एनेस्थेटिस्ट आ जाता है। एक से 1.5 मिनट में एनेस्थेटिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट वहाँ पे एकत्रित हो जाते हैं और पेशेंट को रिवाइव कर सकते हैं। बट हमारे को सबसे इम्पोर्टेंट है जो कम्युनिटी में रिवाइव होता है। तो यहाँ पे तो ठीक है, फिर हमने शॉक दे दिया, पेशेंट को रिवाइव कर दिया, वो एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल दी, सांस को रिस्टोर कर दिया, ऑक्सीजनेशन को रिस्टोर कर दिया, बीपी के लिए दवाई दे दी और हार्ट को वापस चला दिया। ठीक है। अब हमें ये सोचना है कि हमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो कम्युनिटी में कोलैप्स हो रहे हैं जी, उनको कैसे रिससिटेट करें, और वो सिंपल है। बेसिक लाइफ सपोर्ट या बेसिक कार्डियक रिससिटेशन, तो इसके इतने वीडियोस और यूट्यूब पे इतने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि हम चाहते हैं कि हर कॉमन मैन इसको सीखे और जाने बचाए। और यही नहीं कि वो पब्लिक की जाने बचाएंगे, हो सकता है कि उनके खुद के रिलेटिव की जान इसकी वजह से बच सकती है। और सीखना बड़ा आसान है, बिकॉज एक वक्त मैंने इसको डेमोन्स्ट्रेट भी किया था कि ऑल दैट इज नीडेड इज कि कोई सामने कोलैप्स कर रहा हो तो इमीडिएटली उसको फ्लैट सरफेस पे लटा दें। वो है मेनली जमीन। जमीन पे लटा के पहले तो चेक करें कि वो वाकई अनकॉन्शियस से फेंट ही हुआ है, कि वाकई ही वो रुक गया है, उसकी सांस आ रही है कि नहीं, रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं। उससे पूछें कि सुन रहे हो, समझ रहे हो, क्या है तुम्हें। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है सपोजिंग, तो पहली चीज़ है चेक करें, और वो पल्स यहाँ से भी चेक हो जाती है कि कुछ पल्स है भी कि नहीं। बट इन चीज़ों पे ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। 20 मिनट, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड में असेस कर लें कि ये तो बिल्कुल कोलैप्स हो गया, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं है। इमीडिएटली लोगों को चारों तरफ बुलाएं और उनको इंस्ट्रक्शंस दें। पहला इंस्ट्रक्शंस है एयरवे ठीक करना, जिसमें कि उसका सांस जीभ गले में ना निकले, तो किसी को कहें कि जरा नाक ये नेक को थोड़ा स्ट्रेच करके रखें पीछे की तरफ। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप हुआ कि किसी को कहें, ये 2 चीजें देखिए, या तो आप अस्पताल को फोन कीजिए, इससे इमीडिएटली एम्बुलेंस की हेल्प आए, और सेकेंड चीज है कि अगर एक पब्लिक स्पेस में है
तो आजकल ऑटोमेटिक डिफिब्रिलेटर्स होते हैं, कुछ जगह पर कुछ हमने जगह देखे पे हैं, हैं, शॉपिंग आपने मॉल्स देखे में, होंगे, एयरपोर्ट पे देखे होंगे, एयरपोर्ट पे देखे शॉपिंग मॉल्स में देखे हैं, जी। प्लेन में अक्सर होता है। जी। और मैं तो कहता हूँ कि ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जानी चाहिए कि गवर्नमेंट की मैंडेट कि हर वर्किंग स्पेसेस में हर एम्प्लॉयर के पास आईसीडी जो कार्डियोवर्टर ऑटोमेटिक कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर होना चाहिए, जो एसीडीज है, और एसीडीज की जो अवेलेबिलिटी पता कर ले। उसके बाद अपना रिससिटेशन स्टार्ट करें, जो कि सिंपल है। चेस्ट पे पेशेंट के साइड में नील करके दोनों हाथ को उनके चेस्ट बोन पे, यही है चेस्ट बोन, इसको कंप्रेस करना है 2 इंचेस, एडल्ट में 2 इंचेस कंप्रेशन देनी है, और एट द रेट ऑफ 100 पर मिनट। 100 पर मिनट, बहुत स्पीड से होना चाहिए। हाँ, ऐसे माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन का कोई रोल नहीं है। अच्छा। इनफैक्ट इसका बहुत ज़्यादा रोल है कि हम इससे उनकी ब्लड को सर्कुलेट कर सकते हैं, चाहे हार्ट ना भी चल रहा हो, तो इस ब्रेस्ट बोन के कंप्रेशन से हार्ट कंप्रेस होता है और ब्लड सर्कुलेट होता है। तो हम कुछ मिनटों तक तो उसके ऑर्गन्स को सफ़र नहीं होने देते, ब्रेन को भी सप्लाई मिलती रहती है, इधर उसका नेक को टिल्ट करके ऑक्सीजन भी आती रहती है, और ये कंप्रेशन हमें कंटिन्यू करना है। इसलिए हार्ड सरफेस पे रखते हैं कि हमारा प्रेशर इसको कंप्रेस करे। हमें उस वक्त ये नहीं डरना है कि शायद ये टूट जाएगा या उसको दर्द हो रहा है, क्योंकि वो तो होश ही में नहीं है। और इनफैक्ट अगर हम इफेक्टिव कंप्रेशन नहीं करेंगे तो वो बचेगा भी नहीं। और ये हमें कंप्रेशन तब तक कंटिन्यू करना है जब तक कि हमें हेल्प ना मिल जाए या पेशेंट को टेम्पररी रिस्पॉन्स ना आए और लगे कि वो अब थोड़ा अवेक हो रहा है, उठ रहा है, तब तक करना है। और यूजुअली यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, अगर डिफिब्रिलेटर अवेलेबल है तो इसकी इंस्ट्रक्शंस बड़ी क्लियर होती है डिफिब्रिलेटर पे, उसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए होती है। इनफैक्ट वो डिफिब्रिलेटर आपको खुद कहता है कि पैड कहाँ लगाइए, अब हम रेडी हैं, अब ये बटन दबा दीजिए, और वो एक शॉक दे देता है, क्योंकि शॉक से एटलीस्ट 75% लोग रिवाइव हो सकते हैं और हार्ट रिवाइव हो सकता है। अच्छा। कॉमनेस्ट कॉज जो हम कहते हैं हार्ट रुक गया, वो 2 तरीके से रुकता है। एक तो कि हार्ट की बीट इतनी फास्ट चली जाती है कि वो इनफेक्टिव हो जाता है। हाँ, 300 की बीट पे वो बीट कर रहा है तो उसकी तो आउटपुट ही खत्म, अचानक रुक गया। हाँ, और दूसरा होता है स्लो होके धीरे धीरे स्टॉप हो जाए। जो ये फिब्रिलेशन वाला है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, जिसमें कि हार्ट बीट इतनी फास्ट हो जाती है कि वो उसकी इफेक्टिवनेस खत्म हो जाती है, उसको शॉक देने से हम रिवर्ट कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि वो डिफिब्रिलेटर हो तो 75% ऑफ द पेशेंट्स शायद रिकवर भी हो जाए। और अगर वो नहीं है तो फिर आप पंपिंग करते रहिए जब तक हेल्प ना हो जाए। सो ये मैं कहूँगा कि हर व्यक्ति का एक कर्तव्य होना चाहिए कि हम रिससिटेट कर सकते हैं, रिवाइव कर सकते हैं, वीडियो खींचने की जगह पे। अनफॉर्चुनेटली हमें इतने वीडियोस दिखते हैं कि कोई जिम में एक्सरसाइज करते कोलैप्स हो गया और उसका एक वीडियो खींच रहा है। एक्चुअली यही अफसोस होता है कि वो तो रिवाइव हो सकता था, ये तो एक कार्डियक अरेस्ट हुआ था, डांस करते हुए रिवाइव हो सकता था, प्रोवाइडेड हमें पता होता। और ये सीखना बड़ा आसान है। इनफैक्ट यही कहूँगा कि अपने रिलेटिव्स की जान तो इसी से बचेगी, पब्लिक की जान बच सकती है। बाहर के देशों में पूरी कम्युनिटी को, सिटीज को ही उन्होंने पूरा ट्रेन किया हुआ है कई तरीके से, 1-to-1 कोर्सेज, कम्युनिटी बेस्ड कोर्सेज, वीडियो बेस्ड कोर्सेज से जब ट्रेन किया हुआ है तो देखा गया है कि जो लोग कार्डियक अरेस्ट होता है इन कम्युनिटी, एटलीस्ट 70% वो लोग रिवाइव हो जाते हैं जस्ट बाय कम्युनिटी बेस्ड एफर्ट। सोचिए कितने लोगों की जान बच सकती है। तो ये सबसे पहली और सबसे काम की टिप है। अगर आप सीपीआर या कार्डियक रिससिटेशन को डिटेल में समझना चाहते हैं तो बहुत से वीडियोस अवेलेबल हैं जो आपको सिखा सकते हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल सिखाने के लिए तैयार होते हैं, कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इस चीज़ को सीखिए, कभी भी आपकी और आपके अपनों की मदद में काम आ सकती है। डॉक्टर साहब, अब हार्ट हेल्थ की हम बात कर रहे हैं। आजकल प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप बहुत कॉमन है, उसमें हम देखते हैं लिपिड्स एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, लोग कराते हैं। जी हाँ। अब उसमें जब रिजल्ट आता है और कोलेस्ट्रॉल के लेवल आते हैं, आमतौर पर छोटे मोटे डिरेंज्ड होते हैं, राइट। तो आप किसे मानेंगे कि 5 से 10% की डिरेंजमेंट है तो ठीक है, या किसी कंपोनेंट में 5% की भी अगर ऊपर नीचे मामला है तो उसको सीरियसली लेना चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसमें पब्लिक में बड़ा कंफ्यूजन है। एक तरफ तो पब्लिक सोचती है कि बहुत रैंडम प्रिस्क्रिप्शन है, हमें कोलेस्ट्रॉल लोअर करने की दवाई दे दी है और अब हमें जिंदगी भर खाना पड़ेगा। जी। तो पहला तो एक वो क्वेश्चन आता है। तो ये सच बात है? नहीं, आई थिंक इसको एक्सप्लेन करना मेरा
इम्पोर्टेंट रहेगा पब्लिक के लिए, जी। पर्सपेक्टिव में डालना। और दूसरी जी। तरफ ये भी होता है कि लोग जिनको ज़रूरत है हम्म। वो दवाई खाते नहीं है या हम्म। इरेगुलरली खाते हैं। और हम्म। तीसरी बात ये है कि कई लोग सिर्फ नंबर देख के डर जाते आते, कहते हैं हमें दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है, आप कहते हो कि नहीं खाओ दवाई, इसमें तो ये तो है, हमारे तो एक रिश्तेदार को अटैक हो गया था। इतने ऊपर नीचे। सो बड़ी, इसलिए पर्सपेक्टिव में डालना बहुत ज़रूरी है कि दो तरह की प्रिवेंशन होती है। हम्म। कोलेस्ट्रॉल्स तो थोड़े बहुत गड़बड़ होंगे ही और हो सकते हैं। हम्म। हमें ये दो चीज़ें समझनी है। एक तो इंडियंस, हमारी प्रीपॉन्डरेंस टू डेवलप कॉरोनरी आर्टरी डिजीज वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, एशिया पैसिफिक में, 3 times more than Westerners, 6 times more than Chinese, 20 times more than Japanese, for the same risk factors. Risk factors हमारे अगर सेम भी हो तभी भी हमारे टेंडेंसी ज़्यादा है। There are many reasons for that. है वो हमारे टोटली फ्रेम स्ट्रक्चर डिफरेंट है। एक तो वैसे भी हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जो कि इम्पोर्टेंट कॉजेज हैं, वो हिंदुस्तानियों में सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड में। बिल्कुल ठीक है, वी आर द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ नॉट जस्ट हार्ट डिजीज, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ हाइपरटेंशन। राइट। 4 में से 1 एडल्ट तो हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, बगैर जाने हुए। और आधों को पता नहीं पता है, नहीं हाई है, बीपी बगैर जाने हुए। इनफैक्ट 80% को पता नहीं होता। ये तो रूटीन चेकअप्स में, मास स्केल के चेकअप्स में देखा गया है। सेकेंडली, डायबिटीज अ साइलेंट किलर, अगेन पता नहीं चलता। और तो जब ये हमारे रिस्क फैक्टर्स हैं तो हमें पता है कि एक हमारी टेंडेंसी ज़्यादा है। और दूसरी तरफ हमें ये भी समझना है कि जब हमारी टेंडेंसी ज़्यादा है तो जो वेस्टर्न की गाइडलाइंस हैं उससे ज़्यादा हमें स्ट्रिक्ट होना है आपके लिए। अच्छा, हाँ। यानी जो वो बेंचमार्क उसमें जो उन्होंने है, सेट किया है उससे हमारा बेंचमार्क और स्ट्रिक्टर है। अब आई प्राइमरी प्रिवेंशन की आपको हार्ट प्रॉब्लम है ही नहीं और आपके कोई रिस्क फैक्टर्स भी नहीं है हार्ट प्रॉब्लम, ठीक है, तो आप खुशखाश हैं, आप ओवरवेट भी नहीं है आपका, और आपका कोलेस्ट्रॉल का नंबर, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो सोचिए कि जो हमारा मेन टारगेट होता है, 130-140 आया। और एक दूसरा है जिसको अगेन कोई रिस्क फैक्टर नहीं है बट उसका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 170-180 आया। हमें 140 और 130 के लिए प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए दवाई देने की जरूरत नहीं है, हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जरूरत है, हमें एक्सरसाइज की जरूरत है। हम नेचुरल मेथड से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को और 10%, 15% नीचे लाएं। ये संभव है? या बिल्कुल। डाइट, एक्सरसाइज, वेट रिडक्शन, गुड हैबिट्स, हेल्दी ईटिंग, ऑल रिलेट टू डिक्रीज इन योर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। ओके। हमें ये देखना होता है कि जो 170 पे है, 180 पे, उसका तो वो एक लेवल है, तो हमारा टारगेट उसके लिए हो जाता है कि 170 से हमें नीचे लाना है 100 तक। तो 130 वाले को तो हम नेचुरल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ला सकते हैं। 170 वाले को अगर हमें 100 पे लाना है तो हमें दवाइयाँ यूज करनी पड़ती है। ओके। सो रैंडम प्रिस्क्रिप्शन कि जस्ट थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल हाई है उसके लिए नहीं देना होता। हमारे एक टारगेट लेवल्स हैं जिस पे हम स्टार्ट करते हैं और नीचे लाते हैं। ये तो हो गई प्राइमरी प्रिवेंशन, आप ठीक ठाक हो, आपको हार्ट डिजीज है नहीं, पर जिसको हार्ट डिजीज हो चुकी है, हार्ट अटैक हो चुका है, या सीटी स्कैन में ब्लॉकेजेस निकली है, या एंजियोग्राफी हो चुकी है, या एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, या जिसकी फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है हार्ट प्रॉब्लम्स की, या जिसकी डायबिटीज है और हाई ब्लड प्रेशर है, जिनके रिस्क फैक्टर्स हैं, तो उनके लिए हमारी टारगेट लेवल और कम हो जाती है 100 से नीचे लाने की। जिनको हार्ट ब्लॉकेज है, डायबिटीज है, उसके हमारी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 70 हम चाहते हैं 70 से नीचे आए। और जिनको प्रीवियस हार्ट अटैक्स हो चुके हैं, यंग हिस्ट्री है, प्रीवियस फैमिली हिस्ट्री है और उनको हार्ट अटैक हो चुका है और यंग पर्सन है, तो हम कहते हैं ये तो 50 से नीचे लाओ, 40 के पास लाओ। अच्छा, the lower the LDL the better it is। ओके। और इसीलिए उसको सेकेंडरी प्रिवेंशन करते हैं। तो एक तरह तो होगी रैंडम प्रिस्क्रिप्शन फॉर पीपल हु आर अदरवाइज हेल्दी इज रॉन्ग, बट जिनको हार्ट प्रॉब्लम हो गई है उनके लिए तो मस्ट है, जिनकी ब्लॉकेजेस आ गई है उनके लिए तो मस्ट है, जिनको डायबिटीज है उनके लिए तो मस्ट है, जिनको स्टेंट्स डल चुके हैं, बाईपास सर्जरी उनके लिए तो मस्ट है स्टैटिन्स या कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ट्रीटमेंट। और टारगेट्स हमारे एम्ड होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कितने रिस्क फैक्टर्स हैं और कितनी लाइफ आगे बची है। अच्छा, ये लोग समझ नहीं पाते हैं ये बातें। वो रैंडम प्रिस्क्रिप्शन जो कि गलत चीज है टुवर्ड्स टेलर्ड प्रिस्क्रिप्शन, जो हमें हार्ट है, स्टैटिन्स की इतनी डोज ले लेते हैं, बस इतनी डोज ले लेते हैं, चलता रहेगा। वो कहते हैं जी, हम अक्सर यही मिस कंसेप्ट में हटाना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं जी मेरा कोलेस्ट्रॉल तो बड़ा अच्छा चल रहा है। अच्छा, उसके स्टेंट डल चुके हैं, एक बार हार्ट अटैक हो चुका है, तो मैं आप रिजल्ट तो दिखाइए अच्छा क्या है।
वो नॉर्मल रेंजेस में आ रहा है। उन्हें ये नहीं पता जो नॉर्मल रेंजेस दिए हुए हैं वो है अनअफेक्टेड पर्सन जिसको हार्ट डिजीज नहीं है, जो कॉमन मैन है जिसको कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं। राइट। और वो नंबर में देखते हैं अपने कोलेस्ट्रॉल को, कहते हैं बड़ा अच्छा चल रहा है, थोड़ा सा ही ऊपर है। और हम चाहते हैं कि उनका कोलेस्ट्रॉल उसका 50% हो जो नॉर्मल फिगर्स दिखेगा। यानी अगर वहां दिखा रहा है कि 100 रेंज में है तो उनके लिए वो 50 होना चाहिए। एग्जैक्टली। Okay. अच्छा, जब वो कहते हैं कि अब डोज मत बढ़ाइए, ये तो वरना जिंदगी भर डोज खानी पड़ेगी, तो हम इसीलिए अपने प्रिस्क्रिप्शन पे जब भी हम पेशेंट को कहते हैं, देखते हैं ना, हम उसका लिख देते हैं टारगेट लेवल, सो दैट उसके दिमाग में भी रहे कि ये मुझे अचीव करना है। चाहे वो अपने दवा के साथ हेल्दी लिविंग, वेट रिडक्शन, डाइट के साथ कम करे, या अगली बार आएगा तो हमें हो सकता है कि दवा बढ़ानी पड़े, बिकॉज अपनी तरफ से उसने उतना ही कर पाया, दवा ने उतना किया, बट हमारी टारगेट पे नहीं पहुंचा, टारगेट पूरी नहीं। और टारगेट का इसलिए इंपॉर्टेंस है बिकॉज अब तो पिछले 40 सालों में इनफ स्टडी स्टैटिन्स पे हो चुकी हैं, जिससे दिखाया गया है कि स्टैटिन्स चाहे उनके थोड़े बहुत कुछ भी साइड इफेक्ट हो, लोग साइड इफेक्ट से डरते हैं, लोग कहते हैं कि जिंदगी भर खाना आएगा, मेरा लिवर तो नहीं खराब हो जाएगा, मेरे तो कोलेस्ट्रॉल, मेरे को तो ये हो जाएगा, मैं तो थक जाऊंगा, मेरा तो वेट रिडक्शन हो जाएगा, मेरी मसल्स खराब हो जाएंगी, यही सब मिसकंसेप्शंस में रहते हैं। बट ये दिखाया गया है, प्रूवन बियॉन्ड एनी डाउट, कि जो उसके माइल्ड साइड इफेक्ट्स हैं वर्सेस जो बेनिफिट्स, और बेनिफिट्स सिर्फ कोलेस्ट्रॉल कम करने में नहीं है, प्रोलॉन्गेशन ऑफ लाइफ, प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक्स, प्रिवेंशन ऑफ स्टेंट्स, प्रिवेंशन ऑफ बाईपास सर्जरी इन द फ्यूचर, ये सब हर तरीके से, एंड डिक्रीजिंग डेथ्स, ये सब इज ऑलरेडी प्रूवन। सो अब उसको आप इतने फायदे के अगेंस्ट आप उसको रखिए कि थोड़ी सी मसल एक्स एंड पेन शायद हो जाएंगी मुझे, तो कोई सेंस नहीं बनता। और अगर ये तो लाइफ का सवाल है एक तरफ, जो लाइफ को कर रहा है। सो इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है पर्सपेक्टिव में डालना, अननेसेसरी स्टैटिन्स देने नहीं चाहिए, और जहां पे नेसेसरी है उसको सीरियसली यूज करके टारगेट लेवल्स पे लाना पेशेंट और हमारा फर्ज है। वरना सोचो कि आई थिंक वी आर बीइंग अनफेयर टू द पेशेंट, कि अगर उसको 10 साल बाद या 5 साल बाद या 7 साल बाद हार्ट अटैक हो गया, तो एक्चुअली पेशेंट शुड आस्क अस कि आपको पता था मेरा कोलेस्ट्रॉल इतना हाई है, फिर भी आपने इफेक्टिवली दवा नहीं दी, आप मुझे चॉकलेट की तरह खिलाते रहे, बट आपने क्या चेक किया? मेरे कोलेस्ट्रॉल चेक करते, लेवल चेक करते, कहाँ तक पहुंचे वो चेक करते। ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या सर ये है कि अगर स्टैटिन की डोज बहुत मिनिमल है, 10 mg 20 mg, तो साइड इफेक्ट्स कंपैरेटिवली कम होते हैं? एब्सोल्युटली, दैट इज ट्रू। देखो, कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट इसका यही होता है कि मसल एक्स एंड पेन्स बॉडी, दैट्स द कॉमनेस्ट साइड, अफेक्ट्स 10% ऑफ द पीपल। बट अगर हम डोज कम करते हैं, या एक और दूसरी डोज कम करके दूसरी एक दवा होती है जिसको ऐड कर देते हैं, सो दैट एफिकेसी सेम रहे, बट स्टैटिन की डोज कम हो जाए तो एफिकेसी भी रहती है और साइड इफेक्ट्स भी कम हो जाते हैं। सो हमारी पूरी पाथवेज बने हुए हैं, जिसमें कि जब हम पेशेंट को स्टार्ट करते हैं, हम चाहते हैं 50% रिडक्शन हो जाए एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का, और हमारा टारगेट एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है इन कम्युनिटी। जबकि मोर पर्सनलाइज्ड मेडिसिन पे हम डिस्कस कर सकते हैं कि अगर एक इंडिविजुअल है जिसको यंग है, फैमिली हिस्ट्री है, उसको स्मोकिंग भी कर रहा है, तो हमारा क्या टारगेट्स होंगे, दैट कैन बी पर्सनलाइज्ड एंड मेनी अदर थिंग्स। बट जहाँ तक कम्युनिटी का सवाल है और पब्लिक का, आम पब्लिक का सवाल है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जिनको हार्ट डिजीज़ हो चुकी है उनके लिए तो मस्ट हो गई है। और उसमें फिर हम यही करते हैं कि हमारी स्टेप वाइज इंक्रीज होती है टिल वी गेट टू द टारगेट लेवल्स। अगर पेशेंट को साइड इफेक्ट्स होते हैं ऑफ चाहे वो कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, चाहे वो लिवर एंजाइम्स का थोड़ा बढ़ना, जो कि सब चीज़ रिवर्सिबल होती है, कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता, तो हम उसको एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन पे ले आते हैं। और अगर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन नहीं काम करती हैं, और कम्बिनेशन अलॉन्ग विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, और हम हमेशा एम्फेसाइज करते हैं कि ये सिर्फ दवाइयाँ खाते रहो और साथ में जो मन चाहे वही खाते रहो, बाहर का खाना खाते रहो, एक्सरसाइज ना करो, तो वो बातें नहीं चलती, कोई फायदा नहीं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो है ही, अच्छा खाना, हेल्दी एक्सरसाइज, और गिविंग अप स्मोकिंग, कंट्रोल ऑफ डायबिटीज, हाइपरटेंशन तो है ही, उसके साथ ही एडिशन है। तो अगर आपके साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अच्छा, तो हो सकता है हम डोज कम कर सकें, टारगेट लेवल्स पे पहुंचने। आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है नहीं तो हमको इंक्रीज करनी पड़ेगी। और फाइनली हमारे पास अब तो रेंजेस ऑफ मेडिकेशन है, जो कि फाइनली इंजेक्शंस पे भी आ गए हैं, 1 and 6 months इंजेक्शन, जो कि हमें कोलेस्ट्रॉल लोअर करती हैं
और साइड इफेक्ट से बचाती हैं, बट फायदा देती हैं। ये जो इंजेक्शंस की बात है, हमसे बहुत लोगों ने पूछा आपके पिछले पॉडकास्ट के बाद कि क्या हम भी लगवा सकते हैं, तो उसका कोई कैंडिडेट है कि किन लोगों को कोलेस्ट्रॉल के लिए 6 महीने में एक इंजेक्शन लगा लेना चाहिए? यस, इसलिए है कि स्टैटिन्स बहुत सालों से चल रही हैं, एक सस्ती दवा है और उसका हमने लॉन्ग टर्म 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल पे भी इफेक्ट्स देखे हैं और कोई मेजर सीरियस साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है। तो इसीलिए ऑलवेज cheaper medication with long proven track record of benefit and unarguable तो सबसे अच्छी दवा होगी। बट इनकन्वीनियंस यही है कि किसी लोगों को उसके मसल एक्स एंड पेन्स हो जाते हैं, टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, या इनकन्वीनियंट भी होती है, भूल जाते हैं एटसेट्रा। तो देन दैट इज व्हेन वी कम टू द इंजेक्शंस व्हिच आर मोर एक्सपेंसिव। समझने की बात है, व्हिच आर मोर एक्सपेंसिव, व्हिच आर न्यूअर, उनकी एफिकेसी प्रूवन है, उनके बेनिफिशियल इफेक्ट्स भी प्रूवन है, एंड देयरफॉर हम कहते हैं कि उनके लिए है ऑब्वियसली, जो कहते हैं कि ये इनकन्वीनियंट चीज़ें रोज टैबलेट हमें ना दो, एंड सो इंजेक्शंस फाइन। जिनको फाइनेंसेस की कम प्रॉब्लम है बिकॉज दीज आर एक्सपेंसिव इंजेक्शंस, एंड थर्डली जिनको साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं और वो टॉलरेट ही नहीं कर पाते और वो हम टारगेट लेवल्स नहीं अचीव कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि मैं तो दवाई नहीं खा पा रहा, आप तो मेरी लाइफ को मेरी इनकन्वीनियंस कर दी है आपने, क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब कर रहे हो, दर्द है तो उनको इंजेक्शंस। इनफैक्ट बट यही होगा ट्रांजिशन, इंजेक्शंस इतने इफेक्टिव हैं दैट कि ओवर द नेक्स्ट 5 years आई सी द ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें कि हम इंजेक्शंस पे ज़्यादा रिलाई करेंगे, टैबलेट्स पे कम। अपार्ट फ्रॉम ओनली द पॉइंट विल बी कि कैन दे कम टू अ लेवल जिसमें कि हम थर्ड पार्टी पेयर, कम्युनिटी वगैरह सब रीइंबर्स कर सके। आई होप यू अंडरस्टैंड। आफ्टर ऑल हिंदुस्तान में तो अगर किसके पास पैसे हैं तो वो तो खरीद लेगा, बिल्कुल, बट वर्ल्ड वाइड जहाँ पे थर्ड पार्टी पेयर, इंश्योरेंस कंपनीज है या गवर्नमेंट को अगर खर्च करना पड़े तो वो ये चीज़ें नहीं अफोर्ड कर सकते, जबकि एक टैबलेट, प्रोवन टैबलेट है जो कि जेनेरिक सस्ते दाम पे आ सकती है और वही काम कर सकती है, राइट। आपने एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन भी किया और स्टैटिन्स की इंपॉर्टेंस भी बताई। क्या जब डॉक्टर्स एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को टारगेट करके उसे कम कर रहे होते हैं तो साथ ही साथ ट्राइग्लिसराइड्स भी मैनेज हो जाते हैं? हिंदुस्तान में बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, स्टैटिन से ट्राइग्लिसराइड्स थोड़े कम होते हैं, बट हम चाहते हैं कि ट्राइग्लिसराइड की लेवल जिनको हार्ट डिजीज है 150 से नीचे हो। अब ये चीज़ अचीव करना, स्पेशली डायबिटिक्स में हाई ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, कि हिंदुस्तान की एक पॉपुलेशन ही ऐसी है, हमारी जो बिल्ड है जिसमें कि हमारी एब्डोमिनल ओबेसिटी कहते हैं, और एब्डोमिनल ओबेसिटी अपना शुगर, हीमोग्लोबिन A1C बढ़ा हुआ, ग्लूकोज इंटॉलरेंस, ये जो हमारा ये है स्पेक्ट्रम जिसको हम सिंड्रोम X भी कहते हैं, इट इज़, और एब्डोमिनल ओबेसिटी हार्ट डिजीज ज़्यादा करती है और इसमें ट्राइग्लिसराइड्स भी बड़े होते हैं। एलडीएल उतना नहीं बढ़ा होता जितना ट्राइग्लिसराइड्स बड़े होते हैं। सो हमारा सेकेंडरी एम इनफैक्ट और इम्पोर्टेंट हो गया हिंदुस्तानियों में, नॉट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि ट्राइग्लिसराइड्स को देखना और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करना। तो स्टैटिन से ट्राइग्लिसराइड्स थोड़े कम हो जाते हैं, बट देयर आर स्पेसिफिक मेडिसिन्स जो कि ट्राइग्लिसराइड्स को कम करती हैं, स्पेसिफिकली फॉर ट्राइग्लिसराइड। तो हमारा पहला स्टेप होता है कि स्टैटिन स्टार्ट किया, देखा कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल तो अच्छा हो गया जो हमारे टारगेट्स में आ गया, पर ट्राइग्लिसराइड्स अभी भी नहीं आए। अच्छा, ट्राइग्लिसराइड्स मोटापे से रिलेटेड होते हैं, डायबिटिक कंट्रोल से भी रिलेटेड होते हैं। अगर किसी का डायबिटिक कंट्रोल पुअर है तो हम कहते हैं पहले डायबिटिक कंट्रोल इंप्रूव करो, मोटापा है तो कहते हैं मोटापा कम करो, एब्डोमिनल ओबेसिटी कम करो, और उससे भी अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर हम उनको सेकेंड दवाई देते हैं जो कि ट्राइग्लिसराइड्स के लिए होती है। तो हमारे लिए अब हिंदुस्तान में जो हम कहते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि अब टोटल हम देखते हैं, एक ApoB होता है। ApoB इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द टोटल बैड कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड। उसमें LDL भी आता है, ट्राइग्लिसराइड्स के भी पार्टिकल आते हैं, LPA के भी पार्टिकल आते हैं। तो हम डायबिटिक्स, ओवरवेट इंडिविजुअल्स में हम सिर्फ LDL नहीं देखते, हम देखते हैं उसका ApoB भी कम हुआ कि नहीं। ये भी ब्लड टेस्ट से, ये भी ब्लड टेस्ट से। सो इसको एक्सटेंडेड लिपिड प्रोफाइल कहते हैं, जिसमें कि जो हम रूटीन LDL, ट्राइग्लिसराइड्स, VLDL, ये सब तो हैं ही, बट उसके अलावा ApoA, ApoB, लाइपोप्रोटीन A, LP स्मॉल a, ये भी होते हैं, जो कि अब हम इंक्रीजिंगली अपने इक्वेशन में ला रहे हैं। अगर हमने पर्सनलाइज किसी की ट्रीटमेंट करनी है, हमें किसी की स्पेसिफिकली इस तरह उसको मैनेज करना है कि उसको हार्ट की प्रॉब्लम आए ही ना, तो ये सब टेस्ट भी हम देखते हैं और उसके हिसाब से अपनी ट्रीटमेंट को टाइट्रेट करते हैं।
ओके। अब डॉक्टर साहब जैसे आपने बताया उसी से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं जो लोगों के मन में भी रहते हैं कि अगर मुझे हाई ब्लड प्रेशर है तो हार्ट अटैक होगा ही होगा। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात सही नहीं है। यस, हाई ब्लड प्रेशर का इसलिए महत्व है कि एक साइलेंट किलर है, और जैसे मैंने बात बताया कि 80% लोगों को तो पता ही नहीं होता कि अनकंट्रोल्ड है। चेक नहीं वो करते कहते हैं कि जी हैं। बीपी की दवा ले रहे हैं, बड़ा अच्छा चल रहा है। मैं तो रोज भागता हूँ, दौड़ता हूँ, कुछ नहीं फील होता। और जब देखा जाता है तो उनका अनकंट्रोल्ड है। सो क्लियरली 25% को पता नहीं उनको बीपी है, और 80% का तो कंट्रोल में भी नहीं है। राइट। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑफ हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक्स, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज एंड डेथ इज हाई ब्लड प्रेशर, बिकॉज इट्स सो कॉमन। क्यों है ऐसा? यही तो एक हाई ब्लड प्रेशर तो एक ऐसी चीज है जो हर ऑर्गन पे स्ट्रेन डाल रहा है। हार्ट पे भी स्ट्रेन डाल रहा है, ब्रेन पे भी स्ट्रेन डाल रहा है। हाई बीपी का मतलब ही है कि आर्टरीज के अंडर प्रेशर अंदर इतना हो रहा है कि करोड़ होती जा रही है। और हर अगर ब्रेन की आर्टरी करोड़ हो गई और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, तो या तो ब्लीडिंग हो जाएगी। हार्ट की आर्टरीज को करोड़ होगी तो कॉरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाती है। राइट। हार्ट के प्रेशर अंदर बढ़ जाता है कि हार्ट फोर्सफुली है तो हार्ट एनलार्ज हो रहा है। किडनीज पे सबसे इंपॉर्टेंट है हाई ब्लड प्रेशर का, कि किडनी को डैमेज कर रहा है। किडनी के डैमेज से और हाई ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो हमारी हर बीमारी की जड़ अगर हम कहें एक सिंगल फैक्टर, वो हाई ब्लड प्रेशर है। उसके साथ डायबिटीज को जोड़ दो तो हमारे 6 टाइम्स प्रॉब्लम आ जाती है हर चीज करोड़ होने की, जो मैं बता रहा हूँ। राइट फ्रॉम किडनी फेलियर टू स्ट्रोक्स टू पैरालिसिस टू हार्ट अटैक्स टू डेथ एंड पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, हर चीज हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज। Now, high blood pressure 25% adult population में, diabetes as you know is increasing with 15% population में। राइट। अब जोड़ दीजिए इसके साथ कि कोई कहता है मैं लैक ऑफ एक्सरसाइज किसी की कर दो, मोटापा कर दो साथ में, तो 10 टाइम्स उसके हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम हो जाती है। और साथ में स्मोकिंग स्टार्ट करके तो 20 टाइम्स रिस्क बन जाता है, और अगर फैमिली हिस्ट्री हो तो 50 टाइम्स रिस्क में जी रहा है। माय गॉड। इससे पहले कि हाई बीपी के सो मैनेजमेंट आई थिंक आई पेंटेड अ वेरी बैड पिक्चर, बट इसीलिए यही सच कि है। ये रिस्क फैक्टर्स मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड नहीं करते। राइट। तो ये फैमिली हिस्ट्री हो गई और मैंने स्मोकिंग शुरू कर दी, तो मैं कहूँ यार दो गुना ही तो रिस्क फैक्टर, थोड़ा सा ही तो बड़ा है। मेरे तो वो एक रिलेटिव थे जो पूरी जिंदगी स्मोक किए, उनको कुछ नहीं हुआ। लोग ऐसे फिल्म स्टार्स के बारे में बताते हैं जो 80-85 साल जिए थे जिए थे ड्रिंक करते करते। हाँ, तो उनको नहीं देखा जो उसकी स्मोकिंग की वजह से मर गए। उनको तो वही देखा जो कि जी रहे हैं। जो बात डॉक्टर सेठ ने कही कि मल्टीप्लाई करते हैं रिस्क फैक्टर, ऐड नहीं करते, यानी 2 और 2 4 नहीं होता, उसमें मल्टीप्लिकेशन होती है, तो वो 4 गुना के हिसाब से बढ़ते हैं। सर, बीपी के मैनेजमेंट पर आए उससे पहले जनरल पॉपुलेशन जिन्हें पता नहीं कि हाई बीपी है या नहीं है, उन्हें ऑन एन एवरेज कब और कितनी बार अपना बीपी चेक करना चाहिए? सो ये तो क्लियर है कि बीपी आपका हर साल एक बार चेक हो जाए, राइट फ्रॉम द एज ऑफ 20। 20 साल? हाँ, 20 साल पे। बिकॉज यू डोंट नो कि आपको कौन सी बीमारियां अंदर हैं जिसकी वजह से हाई बीपी हो सकता है। देयर आर न्यूमरस कंडीशंस जो कि बीपी पहले से ही ड्यू टू कंडीशंस ऑफ द किडनीज, जो यंग में हम बीपी देखते हैं वो ये नहीं है कि प्राइमरी आ गया, दिस इज यूजुअली सेकेंडरी। इसका मीन कि कोई किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, एंडोक्रीन प्रॉब्लम हो सकती है, कोई ऐसी कंजेनिटल कंडीशंस हैं, कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा, जिसकी वजह से हाई बीपी हो सकता है, और पेशेंट्स को पता नहीं चलता टिल द टाइम बीपी चेक किया जाए और बड़ा हाई निकलता है, और तब ये सेकेंडरी इन्वेस्टिगेशन में बातें पता चलती हैं। तो उसमें यंग एडल्ट्स में 80% सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। अच्छा, किडनी किसी वजह से? हाँ, एंड किडनी की आर्टरीज की ब्लॉकेज होती है, किडनी इटसेल्फ की डिजीज प्रोसेसेस होते हैं, एंडोक्रिनोलॉजी में कितने मेटाबॉलिक फैक्टर्स हैं जो करते हैं ना। इसीलिए चेक तो हर साल एक बार हो जाना चाहिए। और बीपी क्या है? बीपी तो आसान है, किसी भी जीपी के जाके एक बार चेक करा लो, रिलैक्स वे में 5 मिनट बैठो और चेक करा लो। Now, as time goes on, तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बीपी then in the adult becomes an aging process of the arteries, कई वजह से। लाइक हम लोग के बाल ग्रे हो जाते हैं, बाल गिर सकते हैं, जॉइंट्स में आर्थराइटिस आती है, तो आर्टरीज भी डिजीज होने लगती हैं, स्पेशली पेरिफेरल आर्टरीज जो कि हार्ट पे फिर किडनीज पे ज़्यादा स्ट्रेन डालना शुरू कर देती हैं। सो इसीलिए once a year बीपी चेक, and as time goes on after the age of 40, 2 or 3 times a year, so that आपको अपने रिस्क फैक्टर्स पता रहे।
वो तब अगर आपका बीपी कंट्रोल में आता है तो साल में 2 बार 3 बार में। मैं तो कहूँगा कि अगर आपको बीपी डायग्नोज हो गया तो आपका कर्तव्य है और फ्रीक्वेंटली चेक करना, बिकॉज मैंने कहा ना कि बीपी डायग्नोज हो गया, आपने दवाई खा ली, पर आपको कैसे पता है? आप तो डॉक्टर की विजिट 1 in 3 months हो रही है, और रोज आपको कैसे पता है कि आपका बीपी कंट्रोल में है कि नहीं, दवा बढ़ाने की जरूरत है कि नहीं, और हर 2 हफ्ते तो डॉक्टर के पास जा नहीं सकते। सो होम कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, और उनके लिए तो मैं कहूँगा हफ्ते में 1 बार खुद ही घर में बैठ के बीपी चेक करो। आपको पता होना चाहिए 80% जो अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है वो स्ट्रोक से मर रहे हैं, वो हार्ट अटैक से मर रहे हैं, वो किडनी फेलियर से मर रहे हैं, जिनको पता भी है कि उनका बीपी हाई है और जो दवा भी ले रहे हैं, क्योंकि वो मैनेजमेंट हो ही नहीं रहा है। वो अपने आप को सोचते हैं कि मुझे कुछ फील नहीं हो रहा तो मेरा बीपी कंट्रोल में है। 2 महीने 3 महीने में 1 बार चेक करा लिया, किसी ने चेक कर दिया, वो एक्यूरेट रीडिंग थी नहीं थी, रोज में उनके बीपी को क्या हो रहा है कुछ पता नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि हाई बीपी हो और सिम्टम्स ना आए, ये भी हो सकता है? बिल्कुल यही होता है। हाई बीपी हो तो सिम्टम 20% लोगों को ही होते हैं। जो हेडेक सोचते हैं कि हमें हेडेक है एटसेट्रा, ये बहुत कम लोगों को होते हैं। ज्यादातर को अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर पता भी नहीं चलता टिल इट इज चेक्ड। हाँ, बहुत सिवियरली हाई हो, किसी का 180 पे पहुंचता है तो उसको तो सिम्टम्स आने लग जाते हैं, घबराहट से, हेडेक एटसेट्रा। बट हम तो अनकंट्रोल कहते हैं कि 130 के बियॉन्ड अगर आपका बीपी चल रहा है दवाइयों पे तो वो अनकंट्रोल्ड है। और किसी भी एज पे ये भी समझना है। लोग कहते हैं कि जी हम तो 80 साल पे क्या बीपी है, हमारे लिए तो नॉर्मली 150 की रीडिंग, ऊपर वाली रीडिंग जो हम इम्पोर्टेंट समझते हैं, 150 तो हमारे लिए नॉर्मल होती है। नॉट एट ऑल। हम तो कहते हैं 130 से उनको ऊपर नहीं होना चाहिए, बिकॉज वही तो सबसे बड़ी एक कैटेगरी है जिनको स्ट्रोक्स और ब्लीडिंग इन द ब्रेन कॉमनली हो जाती है। एंड वी नो कि स्ट्रोक इज वन ऑफ द वर्स्ट कंडीशंस टू हैव एट एनी एज, चाहे यंग एज हो चाहे ओल्ड एज हो। स्ट्रोक इज समथिंग जो कि ज्यादा डिसेबलिंग होता है हार्ट अटैक से। फिर उसको फिर रिवाइव करना, रिवर्स करना मुश्किल हो जाता है। एंड देयरफॉर हार्ट अटैक तो फिर भी हम रिवाइव कर देते हैं, हार्ट अटैक की फिर भी स्टेंट्स डाल देते हैं। स्ट्रोक एक ऐसी कंडीशन है जिसकी ट्रीटमेंट बहुत ही मुश्किल है और जो बहुत डिसेबलिंग है क्वालिटी ऑफ लाइफ में एट एनी एज। सो यस, बीपी का कंट्रोल डॉक्टर के पास है, बट कंट्रोल का ख्याल रखना और अनकंट्रोल्ड बीपी को डायग्नोज करना आपके ऊपर खुद है। जब आप हर हफ्ते आराम से एक बार बैठ के खुद ही चेक कर लो, और किस तरह से चेक करते हो, कौन से इंस्ट्रूमेंट से चेक करते हो, ये सब देयर इज एनफ इंफॉर्मेशन नाउ ऑन गूगल, यूट्यूब एटसेट्रा। इनफैक्ट हम गूगल, यूट्यूब पे और कई रील्स देखते रहते हैं, बट अपने हेल्थ की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना उनकी सबसे कम देखते हैं। फैड्स की हम जरूर देखते हैं, फैड्स की कि आजकल खाने में क्या फैड है। इंटरमिटेंट फास्टिंग करें कि शायद 2-3 दिन तक खाएं ना पर बीपी कंट्रोल करें और कैसे उसे चेक करें, इसके वीडियोस भी इजीली अवेलेबल हैं। 120/80 को आप नॉर्मल मानते हैं या 130/90 को? इसको लेकर 130/90 इज हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर धीरे धीरे हमारी रीडिंग्स एब्सोल्युटली अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि 120/80 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जहां वो 130 पे पहुंचता है हम उसको हाई समझने शुरू कर देते हैं। 140 पे तो वो एस्टैब्लिश होना ही नहीं चाहिए, वो तो उस पे जाना ही नहीं चाहिए। सो वी मस्ट रिमेंबर दैट फॉर अस 130/90 इज अ हाई ब्लड प्रेशर नाउ, व्हिच यूज्ड टू बी 5 years earlier, 7 years earlier एक्सेप्टेबल एज अ फिगर जिसके ऊपर हाई ब्लड प्रेशर माना जाता है। तो 120/80, यू मे से 120/85 वेरी क्लियरली। सो और ये रीडिंग्स से पता है they have gone lower and lower, and public has to start understanding this. Anything above 130 so it should not be there and we should control it. अब जिन लोगों को डायबिटीज है, क्या उन्हें भी ये डर रहता है कि हम हार्ट के पेशेंट हो ही जाएंगे? ये बात कितनी सही है? अगर हम डायबिटीज को कंट्रोल में रखें, नहीं, हमारी टेंडेंसी तो बढ़ जाती है डायबिटीज होने से ही, हार्ट डिजीज की। एब्सोल्युटली, इट्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर्स। बट ऑल्सो समझने की ये बात है कि हमें डायबिटीज है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई और रिस्क फैक्टर ना रखें, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन होती है रिस्क फैक्टर्स की। तो हमें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, हमें बिल्कुल बीपी अगर है तो उसको कंट्रोल में रखना चाहिए, चेक कराते रहना चाहिए। अगर हम ओवरवेट है तो हमें नॉर्मल वेट पे लाए, रेगुलर एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस रिडक्शन, पीसफुल लाइफ, काम एंड क्वाइट, ये सब तो हमारे ऊपर है जो हम कर सकते हैं, योगा, एक्सरसाइज। अब अगर हमारे ऊपर डायबिटीज अगर सिर्फ एक रिस्क फैक्टर रह गया क्योंकि हमने दूसरों को एलिमिनेट कर दिया खुद से, तो रह गई हमारे ऊपर बात
और हमने कोलेस्ट्रॉल चेक कर लिया, तो रह गई बात डायबिटीज कंट्रोल की। तो डायबिटिक्स में 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स रह जाती हैं। डायबिटीज का कंट्रोल, जो कि डॉक्टर और हमें खुद मिल के करना है, डॉक्टर और पेशेंट को मिल के करना है, जिसकी एज यू नो इट्स नॉट जस्ट मेडिकेशन बट इट्स ऑल्सो योर लाइफस्टाइल एंड जो क्या खाते हो, कितना एक्सरसाइज करते हो, जिससे शुगर कम होती है। इन एडिशन टू दैट हमें कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना है। सो डायबिटिक्स में 2 इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं। अगर हम गुड कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रखें और गुड डायबिटीज कंट्रोल रखें तो हमारे चांसेस ऑफ डेवलपिंग हार्ट डिजीज बहुत कम हो जाते हैं। जब लोग हार्ट हेल्थ की बात करते हैं सर, तो सबसे पहले ये आता है कि अच्छा अपने खाने में क्या ठीक करना है, तो फ्राइड हटा दीजिए और चीनी हटा दीजिए। नमक की कितनी इंपॉर्टेंस है? नमक की बहुत इंपॉर्टेंस है हाई ब्लड प्रेशर के लिए। हम लोग एज ए नेशन 5 टाइम्स मोर देन द WHO रिकमेंडेशन, जो WHO ने रिकमेंड किया उससे 5 गुना नमक ज्यादा खाते हैं। और इसलिए खाते हैं कि हमारी हर चीज में तो नमक डलता ही है जी, पर जो हमारे एडिशनल अच्छी स्वादिष्ट चीजें हैं, अचार नमकीन, भुजिया, पापड़ समोसे, कचौड़ी, आप कुछ भी नेम कर दीजिए, सब नमकीन चीजें हैं। अच्छा मीठा भी तो बहुत खाते हैं वैसे, मीठा भी बहुत खाते हैं, बट हम खाते ही चलो अच्छा नेशन है जो कि खाने को स्वादिष्ट सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय करता है। इट इज दैट्स आल्सो नॉट बैड, बट क्या खाना चाहिए, बस कितना खाना चाहिए और कौन सा खाना चाहिए बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो यस, अगर हमें हाई ब्लड प्रेशर और हम नमकीन चीजें हटा देते हैं, नमक हल्का कर देते हैं, तो हमारा बीपी 10 से 15 मिलीमीटर वैसे ही ड्रॉप कर जाता है। सिर्फ नमक कम करने से? नमक कम करने से। कितना कम? एंड वी से कि 3 ग्राम्स पर डे। अच्छा, अब हमारा नॉर्मल एवरेज है 10 to 12 ग्राम्स। 3 ग्राम खाना चाहिए। हाँ, और हम 10 से 12 ग्राम कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू एम फॉर। अच्छा, वो ज्यादा मुश्किल नहीं है, वो सिर्फ आदत वाली बात है। सिर्फ आदत वाली बात है। 3 गुना नमक घटाना हो किसी को, उसे तो लग रहा होगा अब मैं क्या क्या छोड़ दूं। ये हुई नेचुरल मेथड्स। अदरवाइज तो दवाई की डोज बढ़ानी पड़ेगी। फिर लोग कहते हैं कि आपने तो दवाई बढ़ा दी, तो हम कहते हैं कि आप नमक हल्का करो। अपना वेट रिडक्शन इज अनदर इंपॉर्टेंट वे टू डिक्रीज वेट। अल्कोहल, लोग जो एक्सेस अल्कोहल लेते हैं उनका बीपी हाई होता है। अगर हम उनका अल्कोहल कम कर दे तो 10 मिलीमीटर वैसे ही कम हो जाता है। अगर हम इन चीज़ों को कंबाइन कर दे, सपोजिंग हमने कहा कि हम दवाई नहीं देना चाहते, आपका 120 140 बीपी चल रहा है और किसी ने कहा कि ठीक है मैं अब कोशिश करूंगा 5-7 किलोग्राम कम करूँ, रेगुलर एक्सरसाइज करूँ, अब मैं नमक कम कर दूंगा, अब मैं चाहता हूँ कि मैं ड्रिंक्स काफ़ी लेता था उसको भी कम कर रहा हूँ, ओकेजनली लूंगा और थोड़ा योगा करता हूँ, वैसी दवा के बगैर 120 पे पहुंच जाएगा। 140 वाला एब्सोल्युटली ओके। सो हम तो दवाई इसलिए दे रहे हैं कि जो लोग हमसे कोऑपरेट नहीं कर रहे, बट एक दूसरी तरफ ये भी कहूँ, जो कोऑपरेट करना चाहते हैं ना वो अपने आप को छोड़ देते हैं कई दिनों तक। अब मुझे 3 महीने और दे दीजिए, आप देखिएगा नेक्स्ट टाइम आऊंगा मेरा बीपी कंट्रोल, मैं सिर्फ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करूंगा। हाँ, 3 महीने बाद है, बस थोड़ा सा शादियां वादियां आ गई थी और थोड़ा घूमने चले गए थे, फिर होली दिवाली फिर 3 महीने, बस आप 3 महीने दवा मत बढ़ाइए, 3 महीने और निकल गए तो फिर एग्जैक्टली अब तो अभी तो दिवाली आई थी, अब क्या करें, और शादियां विंटर्स में ज्यादा हो जाती हैं तो फिर होता नहीं है जी। अब वो 3-3 महीने करके ना उन्होंने करना होता ना हमें करने देना होता। आप ऐसे एक्सक्यूजेस रोज सुनते हो? मैं रोज सुनता हूँ और मैं वाकई बड़ा स्ट्रिक्ट हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, और अगर वो चाहता है कि अपने आप को करेक्ट करना तो वो इट्स अ गुड थिंग, बट प्रोवाइडेड आई जस्ट गिव हिम 3 मंथ्स। और मैं कहता हूँ कि अगर 3 महीने बाद नहीं हुआ तो डोंट जस्ट कीप टेलिंग मी कि मैं करूंगा। राइट। अब तुम्हारे सर पे बात आ गई और तभी भी 3 महीने में नहीं कर रहे हो, और ये तो एक ऐसा रिस्क फैक्टर है जो कि लाइफ का सवाल है, तो आप अगर वही सीरियस नहीं ले रहे तो मैं कैसे सोचूं कि 2 साल बाद सीरियसली लोगे, और 2 साल में तो आपके कुछ ऑर्गन्स ही डैमेज हो जाएंगे। सो आई थिंक वी हैव टू गिव अ पेशेंट अ चांस, ही हैज टू अंडरस्टैंड कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अगर खुद कर ले तो हमें दवाइयों की डोजेस कम रखनी पड़ेगी। ऐसा हो सकता है दवाई रही ना, बट प्रोवाइडेड ये एक पार्टनरशिप तो हो। बिल्कुल। अब सर ऐसे लोगों की बात जो आपने जिनको कहा कि जिनके रिस्क फैक्टर्स ऑलरेडी ज़्यादा हैं वर्सेस ऐसे लोग जिनको लगता है कि वो सपोजिडली फिट हैं, क्या हार्ट अटैक कोई वार्निंग साइन देकर आएगा? कोई चेस्ट पेन ही होगा तो हार्ट अटैक होगा, या ऐसे लोग जिन्हें कोई रिस्क फैक्टर नहीं है उन्हें भी हार्ट अटैक सडनली हो सकता है? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये अक्सर पूछा जाता है पूजा
व्हेन वी सी कि कोई तो जिम कर रहा था, यंग था, 35 40 था, फिट था, 45 था, रोज एक्सरसाइज करता था, फिर कैसे हो गया? वो तो फिट था। एक तो बात है जेन्युइनली फिट था कि नहीं, और दूसरी बात है तो बाकी जो जेन्युइनली फिट थे, दोनों का हार्ट अटैक हो सकते हैं। सो द वन जो सोच रहा है जस्ट बिकॉज वो एक्सरसाइज कर रहा है और जेन्युइनली फिट है, चाहे वो 45 का हो चाहे यंगर हो, उसने उसके रिस्क फैक्टर्स उसको पता ही नहीं थे। He could have had high blood pressure, unnoticed, unfelt. मतलब आप कह रहे हैं अचानक कुछ नहीं होता? अचानक कुछ नहीं होता। Yes, अचानक हो सकता है. So we'll just come to the अचानक. अच्छा. But we are talking about those who he could have been a smoker also, जो एक्सरसाइज कर रहा था और अपने आप को फिट समझ रहा था। उसकी फैमिली हिस्ट्री हो सकती थी, उसको कंजेनिटल हार्ट डिजीज की कुछ ऐसी चीजें जो रन करती है फैमिलीज में वो हो सकती थी, बट उसने कभी चेकअप नहीं कराया। कंजेनिटल हार्ट डिजीज कुछ ऐसी होती है कि जब तक चेकअप न कराओ तब तक पता नहीं चलती, और सिंपल एको टेस्ट से पता चल जाती है। सो एक तो हुआ कि मेरा एक सिंगल मैसेज, अपने आप को जस्ट बिकॉज आप ठीक हो अपने आप को फिट ना समझो। फिटनेस के लिए आपको प्रूफ चाहिए कि आप फिट हो, आपको कोई बीमारी नहीं। और उसके लिए हिंदुस्तान में स्पेशली आपको राइट फ्रॉम द एज ऑफ 20 फॉर मेल्स, राइट फ्रॉम द एज ऑफ 30 फॉर फीमेल्स, एक बार अपना क्या चीज चेक करानी है, फैमिली हिस्ट्री हार्ट प्रॉब्लम की है कि नहीं है। फैमिली हिस्ट्री का मतलब कि 60 साल से नीचे में आपके पिता या माता को या ब्रदर्स या सिस्टर्स को किसी को हार्ट प्रॉब्लम आई है कि नहीं, हार्ट अटैक, सडन कार्डियक डेथ, सडनली मौत हो गई हो, स्टेंट्स डले हैं या बाईपास सर्जरी हो गई है या हार्ट डिजीज की ट्रीटमेंट पे है कि नहीं, वो पहला चेक बॉक्स है। सेकेंडली हमने कहा 3 साइलेंट किलर्स हैं, आपको पता नहीं आपका कोलेस्ट्रॉल क्या है, आपको पता नहीं डायबिटीज है कि नहीं, आपको पता नहीं हाई ब्लड प्रेशर है कि नहीं। ये 3 एक सिंपल जीपी के पास जाके आपको रिस्क फैक्टर्स पता होने चाहिए। आपने बीपी चेक करा लिया, आपका ठीक है, आपने एक बार कोलेस्ट्रॉल चेक करा लिया, उसके ज्यादा फिगर्स हाई नहीं थे और डायबिटीज नहीं है। अगर आप इस फिगर में हो तो उसके बाद तो हर 5 साल बाद ये चेक कराते रहो, ठीक है। बट अगर इनमें से कोई भी फिगर्स हाई हैं, दैट मींस यू गॉट अ रिस्क फैक्टर। इसका कंट्रोल चाहिए, और वो कंट्रोल मे नॉट बी जस्ट मेडिकेशन, इट मे बी लाइफस्टाइल, बिकॉज यू स्टिल हैवंट गॉट, बट एटलीस्ट यू नो कि ये रिस्क फैक्टर्स हैं और मैं फिट नहीं हूं, आई नीड टू कंट्रोल रिस्क फैक्टर्स। और फिर आप उसी ट्रेंड पे चलिए जिसपे कि आपको डॉक्टर एडवाइस करता है। वो चाहे हर साल कहे एक बार टेस्ट करा लो, वो चाहे कहे कि सीटी कैल्शियम स्कोरिंग करा लो, वो कोई पर्सनलाइज और आपके उसमें घुसे, अगर फैमिली हिस्ट्री है तो कहे कि ठीक है सीटी में देख लेते हैं कि क्या है, सो दैट आपके टारगेट्स हमें क्लियर कर रहा हूँ। बिल्कुल। सो मेनी ऑफ दीज पीपल जो कि आप सडनली कार्डियक अरेस्ट हुआ या हार्ट अटैक्स हुए या आपने सुना है या आपके रिलेटिव को हो गया, दे मे नॉट हैव बीन फिट, उनको उनके रिस्क फैक्टर्स पता ही नहीं थे। सो मैसेज इज कंसिडर योरसेल्फ फिट ओनली वंस यू नो दैट यू हैव, आपके रिस्क फैक्टर्स आपको पता है। बिल्कुल। और अगर आपने उनको एलिमिनेट कर दिया है और दूसरी फिटनेस आई कि आपको वाकई पता मेरा कोई रिस्क फैक्टर नहीं था, इसके बेसिस पे उनको हार्ट अटैक हो सकता है कि नहीं? यस, हो सकता है। सी ब्लॉकेजेस तो 10% भी हो, 20% भी हो तो हार्ट अटैक कर सकती है। और वो कैसे करती हैं? स्मोकर्स में 20% ब्लॉकेज हार्ट अटैक कर देती है, 30%, क्योंकि सडनली वो सॉफ्ट ब्लॉकेजेस होती है, वो रप्चर कर जाती है, क्लॉट फंस जाता है और सडनली मैसिव हार्ट अटैक्स आता है। तो जो यंग लोग हैं, एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि नॉर्मल आर्टरीज भी हार्ट अटैक करती हैं, बट इवन माइनर ब्लॉकेजेस करती हैं एक्सट्रीम एक्सरसाइज पे। अच्छा, अगर हम एक्सट्रीम फिजिकल एक्सरसाइज करें जो हम कस्टम नहीं है, तो सडनली हमारी आर्टरीज क्लॉट कर सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है। कॉमनर इन स्मोकर्स, बट सर्टेनली कैन हैपन। सो इसीलिए हमारी एडवाइस होती है कि इवन व्हेन यू आर फिट और आप कहते हो मेरे कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, बट आपको ये नहीं पता कि आपकी 10% भी ब्लॉकेज हो सकती है, 20% की, और 10-20% ब्लॉकेज होना नॉर्मल है? नहीं, नॉर्मल नहीं है, बट अगर फैमिली हिस्ट्री है या आपको कुछ पता नहीं चला और आप 40 साल के हो और 10-20% ब्लॉकेज आ गई बिकॉज ऑफ अनहेल्दी लाइफस्टाइल, बट आपने कहा कि अब मैं एक्सट्रीम एक्सरसाइज करना चाहता हूँ, जिमिंग करना चाहता हूँ, मैं तो अब वेट कर लिखूंगा, और आपने रैपिडली जाके आपने सोचा कि ये क्या 20 किलोग्राम किया, मैं तो सब देखिए कि मैं 40 किलोग्राम अब उठाऊंगा, और आपने एक्सट्रीम एक्सरसाइज शुरू कर दी, या आपने मैराथन रनिंग शुरू कर दी विदाउट गेटिंग अकस्टम्ड टू इट, या आपने स्प्रिंटिंग की। बहुत लोग करते हैं एग्जैक्टली, एंड दे डू नॉट गेट देमसेल्व्स चेक्ड अप,
then they are the ones who will suddenly rupture the plaque and have a heart attack. But heart attack, 10% heart attack present as cardiac arrest. So suddenly heart stop is happening. Right. So it is not the healthy. Healthy is a misnomer. Healthy is only once you exclude your risk factors or control your risk factors. And the second aspect is आप जो वो भी कर रहे हैं उन्होंने investigations कराई नहीं थी. So we say if you're going into gymming, if you're going to extreme sports, आप सोचते हो कि जी मेरे को एवरेस्ट बेस कैंप पे जाना है, मैंने क्लाइंबिंग करनी है, you're taking up extreme sports. Cardiac checkup becomes essential before you go into heavy weight lifting, before you go gymming, before you go, especially as age goes on, it becomes even more important because chances of small minor blockages become more and more. Right. तो चेस्ट पेन हो ये कोई जरूरी है भी नहीं फिर? चेस्ट पेन उनको होता है जिनकी ब्लॉकेजेस धीरे धीरे प्रोग्रेस करके 70-80% पे पहुंचती हैं. Okay. और उस वक्त उनको वो सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं कि ये चलने में हैवीनेस हो रही है, भारीपन हो रहा है, एटसेट्रा. सो यस, यू आर राइट अबाउट दिस फैक्ट कि जो हार्ट अटैक सडनली भी आते हैं विदाउट एनी सिम्टम्स, एंड दैट इज वाई आप रोज सुनते रहते हो कि कल तक तो मैं ठीक था, मेरे को तो आज आप कह रहे हो कि इतनी सारी ब्लॉकेज हैं, आप कह रहे हो कि अटैक हो गया. सो दैट ग्रुप ऑफ हैपेंस obviously with a lot of risk factors, especially smokers को suddenly आ जाता है हार्ट अटैक. वो हम तो कोई भी स्मोक करता है ना, कहता है जी मैं तो बिल्कुल ठीक चल रहा था, क्या था, मैं तो एकदम जिमिंग करता हूँ, ये करता हूँ, डाइट का ख्याल रखता हूँ, देखिए कितना स्लिम हूँ, मेरे तो वेट है ही नहीं, पूछो कि जी और क्या, बस चल 6-7 सिगरेटें पीता था और कुछ नहीं. है ना, इसे 6-7 सिगरेटें और कुछ नहीं. दैट इज परहैप्स द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर जिसकी वजह से हार्ट की आर्टरीज क्लॉट होकर हार्ट अटैक होता है. तो हम कहते हैं यार तुम हमारी दवाइयाँ ना खाओ, स्मोकिंग ही छोड़ देते तो तुम्हारे हार्ट अटैक नहीं होता. सो आई थिंक वी नीड टू पब्लिक नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस. जी, कुछ तो चीजें हम कर रहे हैं अपने ऊपर, हम खुद ही कर रहे हैं, ज्यादातर और ये बगैर और ये सोचे समझे कि हम फिट हैं, क्योंकि बट दीज आर द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर्स जो हम कर रहे हैं. हमारा मोटापा, इनडिस्क्रिमिनेट ईटिंग, बाहर का खाना, स्मोकिंग एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, और स्ट्रेस तो खैर हर एक को है ही आज. इट इज मोर अ मैटर ऑफ सेइंग कि स्ट्रेस को हम कैसे अपनी बॉडी पे जो उसके नुकसान आ रहे हैं उसको कैसे कम कर सकें. राइट. तो फिट होना और फिट दिखना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, और उसको बहुत अच्छे से डॉक्टर सेठ ने एक्सप्लेन किया है. अब सर एक सवाल ये होता है, जब किसी को ये डाउट होता है कि ये हार्ट अटैक हो सकता है मुझे जो आ रहा है, वो हॉस्पिटल पहुंचे उससे पहले कुछ दवाइयाँ हैं जो लोगों को लगता है कि ये लेके ही दवा हॉस्पिटल में जाना चाहिए, आप क्या रिकमेंड करेंगे? सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. फर्स्टली ये भी समझाना लोगों को बड़ा ज़रूरी है कि हार्ट अटैक का जो टिपिकल सिम्टम होता है वो तो हुआ कि एक सिवियर चेस्ट डिस्कम्फर्ट, एकदम मतलब ऐसा लगता है जैसे एक स्क्वीज कर दिया हो किसी ने, लोग कहते हैं किसी ने जकड़ दिया, या हवीनेस, एक पत्थर रख दिया छाती पे. उसके साथ घबराहट, स्वेटिंग, दर्द हाथों में आ रहा है, दोनों हाथों में जा सकता है, लेफ्ट में कॉमन, दोनों हाथों में, बैक में. तो एक सेंस ऑफ डूम आ जाती है, पता चलता है कि कुछ चीज़ गलत हो रही है. और अगर ऐसी चीज़ है तो क्लियरली इमीडिएटली रश टू द हॉस्पिटल. एक एस्प्रिन की गोली हमेशा होनी चाहिए, डिस्प्रिन टैबलेट, वो सॉल्युबल एस्प्रिन होती है, वो मुंह में चबा के खा लो, पानी पी लो, रैपिडली एब्जॉर्ब होती है, 15 मिनट में उसका इफेक्ट आ जाता है. कुछ लोग पानी में घोल के लेते हैं, वो पानी के साथ ले लें, क्रश करके ले लें, बट वो रैपिड एब्जॉर्प्शन वाली बात होती है जो सॉल्युबल एस्प्रिन में होती है. वो एंट्रिक कोटेड एस्प्रिन में नहीं होती, जो हम सुनते हैं ना एंट्रिक कोटेड एस्प्रिन टैबलेट, वो लेट एब्जॉर्ब होती है. सॉल्युबल एस्प्रिन होती है जो कि डिस्प्रिन के कॉमन नाम से होती है, जिसके नाम से कॉमनली जानते हैं. उसको च्यू भी कर लिया और पानी ले लिया, इमीडिएटली 15 मिनट में उसका इफेक्ट आ जाता है. बट इम्पॉर्टेंट बात ये समझनी कि अस्पताल जाना बहुत जरूरी है. ऐसी सिचुएशन जाना तो है ही एसेंशियल, और वो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल. ये नहीं है कि सोच रहे हैं किधर जाएं, कौन से जाएं, नियरेस्ट हॉस्पिटल. बिकॉज अगर ये हार्ट अटैक है तो नियरेस्ट हॉस्पिटल में 2 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे. अगर बड़ा अस्पताल है तो सीधे कहेंगे कि कैथ लैब ले जाएं, एंजियोप्लास्टी करनी है, स्टेंट डालना है जी. वही एक बेस्ट तरीका है हार्ट अटैक को कंट्रोल करने का. और लोग अक्सर इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं. अभी तो मैं ठीक था, आज तो चेस्ट पेन, अभी 15 मिनट तो पहले दर्द स्टार्ट हुई थी, कहा जा रहा है मुझे कि अब एंजियोप्लास्टी और स्टेंट डलवा लो. मैं तो 45 साल का हूँ, मैं क्यों स्टेंट डलवाऊँ? मैं अंकल से बात करता हूँ, अंकल जी
अब ये कह रहे हैं, अपने डॉक्टर से बात करता हूँ, नहीं मुझे अभी नहीं कराना है, मैं सो जाऊं, मेरे अभी चाचा जी आएंगे वो बताएंगे जी। उसमें ही 1-1.5 घंटा वेस्ट कर रहे होते और हार्ट डैमेज होते जा रहा है। टाइम इज मसल, जितना हमारा हार्ट डैमेज हुआ उतनी हमारी जिंदगी शॉर्टन हो जाएगी, उतने ही कॉम्प्लिकेशंस होते जाएंगे, उतनी हमारी जान खतरे में जाती जाएगी। और अगर हमने हर घंटे वेस्ट किया तो सोचो कि हमारी जिंदगी 2-4 साल शॉर्टन हो रही है। और अगर हमारा हार्ट डैमेज हो गया तो हमारी जो एक्सपेक्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 90 साल की, वो 60 साल की रह जाएगी। क्योंकि जो हार्ट मसल्स मर जाती हैं वो रिवाइव नहीं होती। हार्ट ही तो पूरा रिस्पॉन्सिबल है पूरे हमारे 80 साल चलाने के लिए। ये सोचिए कि हमने इंजन को पेट्रोल के बगैर चला दिया और वो हमारा इंजन कार का डैमेज हो गया। अब बताइए कि वो इंजन कितने साल चलेगा? कि हमने तो उसको वैसे ही डैमेज कर दिया, उसके सिलेंडर्स ऐसे ही खत्म कर दिए। राइट। और हमने अपनी लापरवाही से किया। सो क्लियर मैसेजिंग टू पब्लिक, हार्ट अटैक अगर डायग्नोज हुआ अस्पताल में और वो कह रहे हैं कि स्टेंट डलवाओ, तो आप कहिए इमीडिएटली। हमारा तो क्वालिटी पैरामीटर है वर्ल्ड वाइड कि कितने बजे अस्पताल में पेशेंट घुसा हार्ट अटैक से और कितनी देर में आर्टरी खुली स्टेंट डाल के, इज अ क्वालिटी पैरामीटर ऑफ मेडिकल सर्विस। कैन यू बिलीव इट? और हमारे पेशेंट्स ऐसे कुछ आते हैं जो कि वो समझ ही नहीं रहे होते कि हम जल्दी क्यों कर रहे हैं। जो क्या दिखाता है कि हम 30 मिनट में हमने आर्टरी खोल दी वर्ल्ड वाइड, जो दिखाता है कि हमने 15, हमारा इतना अच्छे सिस्टम सेट है कि हमने 20 मिनट में आने से आर्टरी को खोल के स्टेंट डाल दिया, वो माना जाता है कि अच्छी सर्विस आपने प्रोवाइड की, आपने पेशेंट की जान बचाई। आप ऐसा अस्पताल हो जो वाकई ही पेशेंट को लाइफ दे रहा है, प्रोवाइडेड वो डिसीजन मेकिंग जल्दी हो जाए। देन द सेकंड, ये हुआ। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि कुछ लोगों को अनफॉर्चुनेटली ये सिम्टम्स नहीं होते। And there's a group of like that 30% symptoms are atypical. गैस सी लगी, डिकार आया, थोड़ा सा आराम मिला। एसिडिटी और हार्ट का पेन तो बड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है। इसीलिए ये एम्फेसिस जो आप पूछ रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है। यू रेज द राइट पॉइंट कि वो तो हमने टिपिकल बात कर ली, बट अगर वो क्या हुआ कि गैस हुई, वी अनफॉर्चुनेटली सी एटलीस्ट 30% ऑफ अ हार्ट अटैक जो कि 1 दिन 2 दिन बाद आ रहे होते हैं और उनका हार्ट डैमेज हो चुका होता तब तक, क्योंकि पहले कभी गैस बनी थी। हाँ, पूरी रात वो गैस सोच के दवाएं खाते रहे, सवेरे तक थोड़ी आराम मिला, उन्होंने सोचा कि गैस ठीक हो गई है। वो तो हार्ट अटैक 12 घंटे बाद तो पूरा डैमेज कर देता, तो धीरे धीरे पेन सेटल हो जाता है। अब पेन सेटल हो गया तो अगले दिन उन्होंने कहा कि चलो दिखाई देते हैं। वो ECG देखा और एको देखा तो उसमें मेजर हार्ट अटैक निकला है, जो आ चुका था, वो पिछली रात आ चुका था और वो गैस लग रही थी। ऐसा भी हो सकता है। एब्सोल्युटली। सो दिस इज द बिगेस्ट थिंग कि अगर कोई किसी को अनयूजुअल गैस हो, अच्छा विमेन में ये ज्यादा होता है, एंड विल कम टू दैट आल्सो। अनयूजुअल गैस हो, कभी गैस होती नहीं थी, आज गैस लग रही है, एसिडिटी लग रही है, जलन सी लग रही है, अनकंफर्टेबल फीलिंग लगी है, डोंट जस्ट रिलेटेड टू कि छोले चने खाए थे, ठीक है, बाहर गए थे, खाना खा लिया, ज़्यादा हो गया, डोंट रिलेटेड टू दैट। अगर 15-20 मिनट में एंटासिड से कि कोई भी दवाई ले ली एसिडिटी की, और अगर उससे आराम नहीं मिला, आधे घंटे में आराम नहीं मिला, तो बेस्ट गो टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, गेट एन ECG। ECG दिखाएगा उससे? ECG दिखाएगा, बिल्कुल। ECG इज वन सिंगल टेस्ट जो कि हार्ट अटैक दिखाता है। इसीलिए हम कहते हैं सीधा इमरजेंसी जाइए, ECG। अगर ECG में उस वक्त भी नहीं आता तो ब्लड टेस्ट है, ट्रोपोनिन्स है, जो कि उस वक्त करते हैं। अगर पहले ECG में नहीं आया और फिर कोई कह रहा है कि गैस है, अभी भी अनकंफर्टेबल हो, उसका दूसरा ECG होता है, बट एक्सक्लूजन ऑफ हार्ट अटैक हो जाता है। तो ये नहीं है कि हमेशा हमें एसिडिटी लगे और हम अस्पताल भागे। मैं यही पूछने वाली थी कि फिर हर बार गैस लगने पर नहीं भागना। इसीलिए कहते हैं कि अगर अनयूजुअली आपको गैस होती नहीं थी और आपको होनी शुरू हो गई, दैट इज अनयूजुअल। आपकी एंटासिड्स लिए और आपके आधे घंटे में ठीक नहीं हुई, दैट इज अनयूजुअल। साथ में गैस के साथ स्वेटिंग भी हो रही है, घबराहट भी हो रही है, दैट्स अनयूजुअल। आपको साथ में पसीना भी आ रहा है, चक्कर भी आ रहा है, दैट्स अनयूजुअल। ऐसा सो यू हैव टू देयरफॉर अंडरस्टैंड कि जो चीज अनयूजुअल है उसको यूजुअल ना करके घंटे बिताते रहिए कि अब और थोड़ा एंटासिड खा लें, अब थोड़ा डकार निकली है तो आराम मिल रहा है, अब थोड़ा सा फिर से लगी। डोंट बी कैजुअल अबाउट इट। अगर वो हार्ट का टेक एवरीथिंग सीरियसली। दोबारा आएगा, अगर हार्ट का होगा तो चलते रहेगा, रिलीफ नहीं आएगी, थोड़ा सा डकार मार के आराम आ गया, बट फिर से रहेगा। सो वही कहते हैं कि अगर आधे घंटे में रिलीफ नहीं हुआ
और एंटासिड्स तो इमीडिएटली काम कर देते हैं अगर एसिडिटी हो, और आधे घंटे में रिलीव नहीं हुआ, टेक इट कॉशियसली। कोई नुकसान नहीं है कि ईसीजी कराने में, बट नुकसान है अगर मिस आउट हो गया देन तो लाइफ की बात हो जाती है। एसिडिटी और हार्ट का पेन, ये डिकोड करना कभी कभी डॉक्टर्स के लिए भी मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपके सिम्टम्स जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं अनयूजुअल हैं, दवा से आराम नहीं मिल रहा है, तो एक ईसीजी करा लेने में कोई बुराई नहीं है। मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब जब चल रहा है या हार्ट अटैक का एपिसोड है तब तो ईसीजी दिखाता है, अदरवाइज ईसीजी शायद नहीं दिखाता। हार्ट अटैक को ईसीजी दिखा देगा, हार्ट अटैक को ईसीजी दिखा देगा। छोटे हार्ट अटैक, बड़े हार्ट अटैक तो इनवेरिएबली ईसीजी दिखा देगा। छोटे हार्ट अटैक मिस आउट हो जाएंगे, बट छोटे हार्ट अटैक फिर ब्लड टेस्ट में उसी वक्त ट्रोपोनिन टेस्ट होते हैं, उसमें हमें पता चल जाता है। हर पेशेंट पे जो ऐसे अनकंफर्टेबल फीलिंग के साथ है, जिसका ईसीजी नॉर्मल होता है, ट्रोपोनिन्स करते हैं, उसी समय हो सकता है, वो उसी वक्त होता है, उसका रिजल्ट उसी वक्त मिल जाता है। उसकी स्ट्रिप्स भी होती हैं और उसके ब्लड लैब बेस्ड ब्लड टेस्ट भी होते हैं और एक्यूरेट। पेशेंट इमरजेंसी में है, वो चेक हो जाता है। अगर हमें फिर भी सस्पेशन होती है और हम क्लियर नहीं हो पाते, हमें इको में पता चल जाता है, ठीक है, कि डैमेज है कि नहीं हार्ट को। अगर तीनों फैक्टर्स हैं और फिर भी हमें सस्पेशन है, तो हम मोर एडवांस टेस्ट में जाते हैं या ऑब्जर्वेशन में जाते हैं कि चलिए 8 घंटे बाद लेट अस रिपीट दीज टेस्ट की जो अभी इमीडिएटली 1 घंटे में नहीं दिख रहा है, क्या हमें 3-4 घंटे में दिखना शुरू हो जाता है। और अगर फिर भी नहीं पता चलता तो फिर हम कहते हैं कि ठीक है, अगर हमारा सस्पेशन हाई है तो हम एंजियोग्राफी के लिए कहेंगे। अगर हमारा सस्पेशन लो है बट फिर भी पेशेंट को सेफ रखना है कि घर जाइए, तो सीटी एंजियो से पता चलता है, नॉन इन्वेजिव से करें। सो वी टेक देम थ्रू स्टेप बाय स्टेप डिपेंडिंग अपॉन कि कितना हमें सस्पेशन हो रहा है। टेस्ट चाहे नेगेटिव भी आते रहे, हमें क्लिनिकल जजमेंट यूज करनी पड़ती है। अब तो क्लियर कट बात यह है कि एक स्मोकर है, डायबिटिक भी है, और वो कह रहा है कि जी एसिडिटी हुई जो मेरे को पहले कभी नहीं हो रही है, ठीक है, तो वो तो हम कहेगा कि उसका रिस्क फैक्टर तो इतना ज़्यादा है कि 80% लाइक्लीहुड है ये हार्ट की प्रॉब्लम है, चाहे वो हार्ट अटैक मैनिफेस्ट नहीं हुई या कहीं ऐसा तो नहीं है कि वोल्केनो की तरह चिंगारियां निकली हैं और अगले 8 घंटे में हार्ट अटैक होने वाला है, उसको ये फर्स्ट सिम्टम्स आ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी होता है। सो मेनी पीपल विल गेट दिस, इट विल सेटल डाउन, बट इट कुड बी वही कि ये एक चिंगारी सी भड़की थी, हाँ सर्टनली सेटल हुई, और हो सकता है कि ये प्रिकर्सर था या वार्निंग थी कि अगले 24-48 घंटे में हार्ट अटैक। ऐसा कहा भी जाता है डायबिटिक्स को अक्सर कोई सिम्टम नहीं आते। ओह यस, एंड लेडीज के, दीज आर 2 इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स। सो डायबिटिक्स को कई बार या तो एटिपिकल सिम्टम्स आते हैं, घबराहट सी, स्वेटिंग सी, नॉसिया, थोड़ी वॉमिटिंग हो गई, अच्छा नहीं लगा, ठीक है, या साइलेंट, पता ही नहीं चला हार्ट अटैक है, रूटीन टेस्टिंग के लिए गए, थोड़ा सांस फूल रहा था, और जब टेस्टिंग हुई तो देखा कि 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले या कभी हार्ट अटैक हुआ था। वो कहते हैं कि जी हमें तो कुछ हुआ ही नहीं था, हाँ एक दिन थोड़ा सा ठीक नहीं लगा था। सो यस, वी आर मोर केयरफुल इन डायबिटिक्स, जो आपने कहा। साइलेंट हार्ट अटैक्स हैपन, एटिपिकल सिम्टम्स जो कि बिल्कुल क्लासिकल नहीं है जो मैंने डिस्क्राइब किया, वो हो सकते हैं। विमेन को भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्लासिकल सिम्टम्स विमेन में नॉन क्लासिकल सिम्टम्स अक्सर होते हैं, वेरी कॉमन, जैसे कि स्वेटिंग, नॉसिया, वॉमिटिंग, घबराहट, चलने में सांस फूलना, लेफ्ट आर्म में पेन नहीं, राइट आर्म में बैक में पेन आई, अच्छा, थोड़ी यहाँ पे ठीक नहीं लगा, जॉ पेन। नाउ आप पूछोगे कि बट ये तो किसी को भी हो सकता है, दैट्स राइट। सो द वे वन लुक्स एट इट इज, ऑब्वियसली एक 35 साल की या 25 साल की औरत को हो, लेडी को हो, जिसके कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, तो हर जॉ पेन को तो हार्ट पेन नहीं समझेगी जी। बट कोई डायबिटिक हो, जिनकी फैमिली हिस्ट्री हो और जिनका हाइपरटेंशन हो, तो उनके लिए तो, और जिनको थोड़ी ब्लॉकेजेस पहले डायग्नोज किए, उनके लिए तो हम ये समझेंगे। सो वी हैव टू ऑल्सो कोरिलेट इट क्लिनिकली, बट हर एक को ये बातें पता होनी चाहिए कि अगर हमें हार्ट अटैक का रिस्क है तो हम कोई एटिपिकल सिम्टम्स को भी ना इग्नोर करें। हम सिर्फ यही नहीं समझते रहे कि हमारे ठीक है, हम तो दवाइयाँ चल रही हैं, हमें पता है हमारे पास ब्लॉकेजेस है, हम डायबिटिक भी हैं, तो हम कहें कि थोड़ी स्वेटिंग हुई तो इसको इग्नोर कर दें, हम कहें थोड़ी ब्रेथलेसनेस हुई तो इसको इग्नोर कर दें, हम कहें कि ये तो कुछ नहीं है, गैस हुई तो हम इसको इग्नोर कर दें। नहीं, हमें जितने ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स होते उतनी ज़्यादा संभावना है हार्ट प्रॉब्लम की, और हार्ट प्रॉब्लम अटैक्स ज़रूरी नहीं है कि सीवियर चेस्ट पेन हो, वो इस तरीके से भी प्रेजेंट करते हैं जिसकी हम बातें कर रहे हैं।
जी, जैसे आपने कहा महिलाओं को अक्सर टिपिकल सिम्पटम्स नहीं होते। अब ये जो सिम्पटम्स हैं, स्वेटिंग है, वॉमिटिंग है, आमतौर पर 45 प्लस महिलाओं में माना जाता है, यस, रिस्क ज़्यादा है। वो मान लेती हैं ये तो मेनोपॉज़ल सिम्पटम्स हो सकते हैं। एब्सोल्युटली, दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स की सो देयरफॉर अ चेकअप इज ऑलवेज अ गुड आइडिया। चेकअप इज ऑलवेज अ गुड आइडिया। हम चेकअप की क्या बात करें, वी आर नॉट डूइंग एक्सटेंसिव टेस्टिंग। चेकअप्स कैन बी एज सिंपल एज ब्लड टेस्ट एंड एन ईसीजी, जो कि हर जीपी कर देता है। चेकअप्स कैन बी इवन मोर elaborate अगर जरूरत हो, लाइक अ सीटी स्कैन, सीटी एंजियो, टीएमटी, एक्सरसाइज टेस्ट। हर तरीके के टेस्ट हैं जो कि एक्सटर्नल टेस्ट हैं, जो कि नॉन इन्वेजिव टेस्ट हैं, और वो हर रेंज के आगे हैं कि जैसे हमारा सस्पेशन बढ़ता जाता है हम और रिफाइंड टेस्ट करते जाते हैं। एज अ रूटीन तो हम किसी का, कोई कहता है कि जी लेडी एट एज ऑफ 50 कहे कि मेरे को डायबिटीज है बट मेरे को उस दिन स्वेटिंग हुई और मेरे को थोड़ा चलने में सांस फूलता, तो हमारा पहला टेस्ट होगा कि लेट्स एक टीएमटी कराते हैं, एक एक्सरसाइज टेस्ट कराता है, स्ट्रेस इको करा लेते हैं, आपका वो ठीक निकला, स्ट्रेस इको ठीक निकला तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर वो कहती है हमारा स्ट्रेस इको खराब निकला है, तो हम कहते हैं फिर ठीक है सीटी एंजियो करके देख लेते हैं। सो वी हैव टेस्ट जिससे हम रिफाइन करके हर पेशेंट को पर्सनलाइज वे से डायग्नोज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट मैसेज क्या हुआ, इग्नोर ना करें अगर आपको रिस्क फैक्टर्स हैं। ये कॉमन रिस्क फैक्टर, ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं, बट किसी के लिए ये वाकई हार्ट अटैक के भी सिम्टम्स हैं, और सिंपल टेस्ट या सिंपल चेकअप्स इसको डायग्नोज कर सकते हैं या एक्सक्लूड कर सकते हैं। और अगर एक्सक्लूड हो गया तो आप ही को पता है कि आपको कोई डरने की बात नहीं है, आप अपनी दूसरी ट्रीटमेंट्स लेते रहो, आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो, एटलीस्ट चेकअप तो हो गया आपका। बिल्कुल, बगैर चेकअप के जीना और सिम्टम्स के साथ जीना इसी सपोजिशन में कि शायद ये और किसी का सिम्टम है, इज अ विशफुल थिंकिंग। कि हिंदुस्तान में हार्ट डिजीज विमेन का भी बिगेस्ट किलर है। विमेन का, लोग सोचते हैं कि विमेन में कैंसर्स होते हैं, ये तो आदमियों की बीमारी है, हार्ट अटैक्स और हार्ट डिजीज होना, महिलाओं को नहीं होता। महिलाओं को नहीं होता। इनफैक्ट महिलाओं की भी सबसे बिगेस्ट किलर इज हार्ट डिजीज एंड हार्ट अटैक्स, 6 times more than all cancers in women, all cancers, which includes uterine, breast, etc. So women के तो हम कहते हैं, अनफॉर्चुनेटली women के लिए तो हम बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर इसलिए भी होते हैं कि एक तो हमने कहा कि एटिपिकल सिम्टम्स होते हैं, दूसरी उनको ये लगता है कि ये तो आदमियों की बीमारी है, औरतों को होती नहीं है। तीसरा, आजकल women की लाइफ भी ज़्यादा स्ट्रेस्ड है मेन से। स्ट्रेस इज लॉट मोर, क्योंकि वर्किंग होम, वहाँ वर्किंग में डेडलाइंस, ग्लास सीलिंग्स, घर में हर एक का ख्याल रखना, राइट फ्रॉम स्पाउसेस टू पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, हर एक का ख्याल रखना है। Women have always been in India traditionally, men and children को हमेशा प्रायोरिटी देती है। बिल्कुल, अपने आप को हमेशा कहती हैं कि अभी हमें बीमारी तो होगी बट बाद में टेस्ट करा लेंगे, बाद में चेकअप करा लेंगे, पहले इनका तो चेकअप हो जाए, पहले बच्चों का तो हो जाए, उनकी स्कूलिंग है, उनको तो पढ़ाना है, उनका करा लेंगे। हाँ, ये तो करा ही लेंगे। महिलाओं के लिए खास तौर पर ये संदेश है, ब्लड टेस्ट से लेकर एंजियोप्लास्टी तक टेस्ट की कोई कमी नहीं है। आपके रिस्क फैक्टर्स को भांपकर, आपको जरूरी नहीं है कि सारे हाई टेस्ट कराए जाएं, एडवांस टेस्ट कराए जाएं, बेसिक टेस्ट भी आपके रिस्क फैक्टर्स को बता सकते हैं, और जरूरत पड़ी तो एडवांस टेस्ट से डरने की जरूरत नहीं है। चलते चलते आखिरी सवाल डॉक्टर साहब आपसे ये कि अगर कोई इंसान कुछ भी नहीं करता है और उसको लगता है अगर मैं सिर्फ आज वॉक शुरू कर दूं उससे उसको कुछ फायदा होगा? एब्सोल्युटली, इनफैक्ट एक्सरसाइज तो एक हैबिट हो जानी चाहिए। जैसे हम रोज नहाते हैं, हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, लोग कहते हैं टाइम नहीं मिलता। हाँ, एग्जैक्टली। और मैं कहता हूँ कि खाने का टाइम मिल जाता है, अगर हमें नहाने का टाइम मिल जाता है, ब्रश करने का टाइम मिल जाता है, तो अपने हार्ट जिसकी वजह से हमारी रोज की जिंदगी चल रही है, जिसकी वजह से हम काम पे जा रहे हैं, काम से आ रहे हैं, या जिसकी वजह से हम घर में हर एक का देखभाल कर रहे हैं, अगर हमने उसके लिए टाइम नहीं निकाला तो पिक्चर देखने का कैसे टाइम निकाल लिया हमने, टीवी की न्यूज सुनने का कैसे टाइम निकाल लिया। सही बात है। न्यूज में हमें कोई फायदा नहीं हुआ, बट अगर हमने उसी 15-20 मिनट में या आधे घंटे में जो हमने एक कोई टीवी का प्रोग्राम देख लिया, या मैं कहता हूँ कि शायद कई लोग ऐसे भी हैं जो इतना काम में व्यस्त रहते हैं सवेरे से रात तक कि वाकई टाइम नहीं मिलता, उनका डेडलाइंस हैं, कई चीज़ें हैं, उनकी डेडलाइंस ही नहीं, सवेरे निकलना पड़ता है क्योंकि उन्हें बस पकड़नी पड़ती है, कहीं पहुंचना पड़ता है, टाइम से पहुंचना पड़ता है, रात को डेडलाइंस है, कम्यूटिंग टाइम है, हर एक परेशानियां हर एक को है जिंदगी में। बट अगर आपके पास टाइम है तो आधा घंटा ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग
5 times a week. हम कहते हैं 40 minutes, 5 मिनट आप वार्म अप कीजिए, 30 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए, which is approximately for an adult would be 5 to 6 kilometers per hour. बट अगर हम किसी को कहें कि 70 साल का है, या अगर आपको चलने में, एक ब्रिस्क चलने में आप एक ही सेंटेंस बोल पाते हो कन्वर्सेशन का, तो इसका मतलब सही स्पीड पे चल रहे हो. क्योंकि अगर आप गप्पे मार रहे हो तो वो ब्रिस्क वॉक नहीं वो है. ब्रिस्क वॉकिंग नहीं है, वो हार्ट के लिए फायदे नहीं है, वो आपकी सोशल गैदरिंग होगी. सोशल गैदरिंग होगी. सवेरे आप 5 दोस्तों के साथ टहल आए, जी. तो कई लोग कहते हैं कि जी हम तो रोज जाते हैं, हमने 5 लोग हैं, दोस्त हैं, उनके साथ मुझे 1 घंटा होता है. वॉक की स्पीड याद आ रही है, ऐसी थी वो. सो अगर गप्पे मार रहे हो तो एक्सरसाइज. जी. और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जस्ट बाय एक्सरसाइज, और क्या है 200 मिनट्स, 200 to 300 minutes, but 200 minutes is 5 times a week. और ये भी देखा गया कि if you increase it to 250, 300 minutes और फायदा होता है. But just by that आपने अपना हार्ट अटैक का रिस्क 25% कम कर दिया. 25% सिर्फ ब्रिस्क वॉक, सिर्फ ब्रिस्क वॉकिंग से. सो ब्रिस्क वॉकिंग से क्या फायदा आपको? आपका वेट रिडक्शन होता है, आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होते हैं, आपकी डायबिटीज कंट्रोल होती है, आपको सेंस ऑफ वेलबींग होती है, पॉजिटिवनेस होती है, आपका स्मोकिंग ऑटोमेटिकली छूट जाती है कि आप कहते हो कि अब हेल्थ में आ ही गए तो ये सब क्या कर रहा हूँ. आप हर तरीके से अपने रिस्क फैक्टर्स को कम कर रहे हैं. बिल्कुल. जब आप हर तरीके से रिस्क फैक्टर्स को कम करते हो तो ये ऑटोमेटिकली उसका पार्ट हो जाता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो जाता है आपकी एक्सरसाइज से, वेट रिडक्शन से. अल्कोहल अपने आप ही छूट जाती है हेल्दी हैबिट से, पॉजिटिव थिंकिंग आ जाती है. और जो लोग कहते हैं कि मैं कर नहीं सकता, उनको मैं कहता हूँ कि कितना आसान है. हमें काम में, हम सवेरे पहुंच गए, हमने वो पकड़ी, ये ली, मेट्रो ली या बस ली, पहुंच गए, बट हमने कभी नहीं सोचा कि थोड़ा दूर ही उतर जाएं और वही 100 मीटर चल लें. हम जब हम पहुंचे अपने वर्क पे और 11:30 बजे तो चाय का टाइम आया. तो चाय में अब ये दिमाग में आता है कि चाय के साथ आज क्या खाया जाए. कचौड़ियाँ मिल रही हैं कि समोसे मिल रहे हैं. जी. और किसी ने ये नहीं सोचा कि वो 15 मिनट मिले थे तो अपनी बिल्डिंग के ही, वर्क बिल्डिंग के ही अगर स्टेयर्स को हम 4th फ्लोर तक अप एंड डाउन 10 बार कर ले या 5 बार कर ले तो हमारी कहीं कुछ एक्सरसाइज हो जाएगी. मैं तो ये कहता हूँ कि हर वर्किंग प्लेस में एक ट्रेडमिल क्यों नहीं है कि दोपहर में या खाने से पहले कोई उसको 15 मिनट ही गप्पे ही मार लो, ट्रेडमिल करते करते. बिल्कुल. बात ही कर लो. और आप रात को आए, शाम को आए, आप पहले ही उतर जाओ, एक से पहले थोड़ी दूर ही खड़ी कर दो अपनी कार को, कहीं कुछ कर दो. आपको तो एक मौका मिलना चाहिए कि कहीं मिल जाए कि 10 मिनट और चल लो. अगर क्यूमुलेटिव भी आप कर लेना दिन में 3 बार 10 मिनट, तभी भी आपका काम हो जाएगा. सोचिए ये मिनिमम एक्सरसाइज है जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं. घर से निकलते हुए, घर लौटते हुए, चाय की गॉसिप में आपको टाइम जरूर मिलता है. आज का मॉरल ऑफ द स्टोरी जो मुझे समझ में आ रहा है, कम खाइए और ज्यादा चलिए. उसके बाद अपने रिस्क फैक्टर्स हों तो उन्हें इग्नोर मत कीजिए. जो रिस्क फैक्टर्स नहीं आ रहे हैं उन पर भी ध्यान दीजिए और अपनी वजहों से अपने खतरे न बढ़ाइए, तो आपका दिल ही नहीं ओवरऑल हेल्थ सलामत रहेगी. वर्ल्ड हेल्थ डे पर ये मैसेज जरूर है, लेकिन इसे साल के 365 दिन अगर आप अपनाते हैं तो सर के पास आने की जरूरत भी कम पड़ेगी. एब्सोल्युटली. न आए तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि ऐसे भी वेटिंग बहुत रहती है. तो आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए, फिर भी जरूरत हो तो हॉस्पिटल आने से हिचकिएगा नहीं. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you, Pooja, for this great interview.